हे गाइस, तो आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ सेट सी का आर्बिट्रेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ आर्बिट्रेशन। इसमें हम लोग सारी चीज़ें देखेंगे। आर्बिट्रेशन, उसकी प्रोसेस क्या होती है, फीचर्स क्या होते हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं और आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है, उसका क्या रिपोर्ट्स अवेलेबल होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं और हम लोग डिटेल में इनको पढ़ने वाले हैं। एंड में मैंने इस चैप्टर में जितनी भी टाइमलाइंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उसकी एक समरी बना रखी है। एंड वो समरी मैंने वर्ड डॉक्यूमेंट में बना रखी है, जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इन द एंड, एंड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच कर दूंगी वर्ड डॉक्यूमेंट। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा है नहीं, सो वी विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम प्रोविजंस, आर्बिट्रेशन के प्रोविजंस। तो यही सब है इंट्रोडक्शन। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको एक वाइल्ड रीडिंग लगानी है तो आप लगा सकते हो। इसमें बस यही बता रखा है कि ये कौन से आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट से गवर्न होता है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 इज़ डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन और पार्ट 2 होता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो हम लोग डायरेक्टली अब आर्बिट्रेशन के जनरल प्रोविजन से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आर्बिट्रेशन होता क्या है? यही है कि जब भी दो पार्टीज़ होती हैं, उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए पार्टीज़ आर्बिट्रेशन में चली जाती हैं। एंड आर्बिट्रेशन के कुछ फीचर्स होते हैं, वो यही है कि ये फ्लेक्सिबल है और पार्टीज़ के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो पार्टीज़ के पास पूरी पूरी चॉइस होती है कि उन्हें डिसीजन अपने कैसे करने हैं, और वो आर्बिट्रेटर किसको अपॉइंट करेंगे, वो डिसीजन कौन लेगा, हु विल बी द डिसीजन मेकर्स। फ्लेक्सिबिलिटी और डिसीजन मेकर्स, देन प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्रेटर्स को प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। एंड रेमेडी रेंडर्स फाइनल एंड बाइंडिंग डिसीजन। आर्बिट्रेटर्स का जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। देन इसकी प्रोसेस भी होती है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो एडजुडिकेट करता है, और जो भी फाइनल आउटकम होता है उसको हम आर्बिट्रल अवार्ड बोलते हैं, जो कि दोनों ही पार्टीज़ पर इक्वली बाइंडिंग होता है, पार्टी 1 पर भी और पार्टी 2 पर भी। देन इसके कुछ बेसिक फीचर्स आते हैं कि आर्बिट्रल एग्रीमेंट क्या होता है। आर्बिट्रल एग्रीमेंट के बारे में पढ़ते हैं। आर्बिट्रल एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जो कि पार्टीज़ के कंसेंट के बिना हो ही नहीं सकता। मतलब इसमें क्लियरली स्पेसिफाइड होता है कि अगर पार्टीज़ के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो फिर पार्टीज़ जो है वो आर्बिट्रेशन में चली जाएंगी। ये सब होता है। ये एक प्रूफ होता है कि पार्टीज़ आर्बिट्रेशन में जाएंगी और इसका कंसेंट है दोनों पार्टीज़ का, और इसी को हम लोग आर्बिट्रेशन एक एग्रीमेंट होता है जिसमें वो यही लिखते हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, भले वो कॉन्ट्रैक्चुअल लीगल रिलेशनशिप को लेकर, अगर वो कॉन्ट्रैक्चुअल हो या ना हो, वो आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे। जो और डेफिनेटली एग्रीमेंट है तो ये राइटिंग में ही होता है, ठीक है। देन आर्बिट्रेटर, एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मतलब आर्बिट्रेटर वो होता है जो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। वो एक थर्ड पार्टी होती है और वो एक कोर्ट के जज से सिमिलर ही होता है, ठीक है। इसमें एक ही आर्बिट्रेटर भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है कि डिस्प्यूट आ गया है रघु और समीर के बीच में। उन्होंने ललित को अपॉइंट किया एज ए आर्बिट्रेटर, और बाद में पता चला कि ललित समीर का कजन है। तो अब कोर्ट ललित को रिमूव कर देता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रघु। और क्यों रिमूव कर सकता है? क्योंकि इसमें रघु का कंसेंट नहीं है। दोनों पार्टीज का कंसेंट होना जरूरी होता है। फिर आता है सीट ऑफ आर्बिट्रेशन। ये वो लीगल जगह होती है जो कि पार्टीज डिसाइड करते हैं क्योंकि आर्बिट्रेशन होगी कहाँ पर, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ इंडिया इज द सीट ऑफ आर्बिट्रेशन देन इंडियन लॉज वुड अप्लाई। मतलब अगर आर्बिट्रेशन इंडिया में हो रहा है तो इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग ही होगा, एंड डेफिनेटली ये पार्टीज के कंसेंट से ही होता है। देन ऑटोनॉमी ऑफ पार्टीज इन रिस्पेक्ट टू प्रोसीजर ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन पार्टीज को पूरी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि उनको कौन सा प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर मान लो कि अगर पार्टीज ने डिसाइड किया है कि उन्हें कोई फॉरेन लॉज लगाने हैं, उन्हें कोई फॉरेन रेगुलेशन लगानी है, फॉरेन प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वो कर सकते हैं गिवन कि दोनों पार्टीज का कंसेंट है। तो पार्टीज के पास पूरी पूरी ऑटोनॉमी, पूरी ऑटोनॉमी मतलब पूरी पूरी अथॉरिटी, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि उन्हें कौन सा प्रोसीजर, कौन सा मेथड फॉलो करना है, कैसे करना है, ठीक है। फिर आता है फाइनलिटी ऑफ आउटकम। इसमें जो भी आउटकम होता है, जो भी एंड रिजल्ट होता है, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रल अवार्ड, ठीक है। और इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होती। आगे जो भी होता है वो हम चैप्टर के एंड में आता है, वो हम देखेंगे बाद में। बट अभी के लिए जो फाइनल आउटकम होता है उसी को हम आर्बिट्रल अवार्ड ही बोलते हैं, जो कि फाइनल डिसीजन होता है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है आर्बिट्रेशन का, कि आर्बिट्रेशन में जो भी होता है वो सब प्राइवेट होना जरूरी है, ठीक है। जो पार्टीज को पता है और जो आर्बिट्रेटर्स को पता है, इनकी नॉलेज के बाहर ये कहीं नहीं जाएगा। फिर आर्बिट्रल अवार्ड, ये भाई आर्बिट्रेटर का डिसीजन होता है, फाइनल आउटकम होता है, ठीक है। देन एनफोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रल लॉज। It is much simpler to enforce an arbitral award in foreign nations than a judgment rendered by court, such as enforcement happens under an international treaty. इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो फिर क्या, अगर अगर हम कोई इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है तो उसमें फॉरेन नेशन जो भी जिस भी फॉरेन नेशन से रिलेटेड आर्बिट्रेशन चल रही है, अगर हम वो फॉरेन जजमेंट्स अप्लाई करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, वो ज़्यादा ईजी होगा अंडर इंटरनेशनल ट्रीटी। तो हम वही कह रहे हैं कि जहाँ के प्रोसीजर, जहाँ के रूल्स हम फॉलो करें वो ज़्यादा बेटर होगा।
देन फिर आता है लिटिगेशन और आर्बिट्रेशन के बीच का डिफरेंस क्या होता है। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, आप इसको खुद से भी ग्राफ रीडिंग लगा सकते हो। जैसे कि लिटिगेशन कोर्ट में होता है पर आर्बिट्रेशन पार्टीज डिसाइड कर सकते हैं। इसमें जज अपॉइंट होता है, इसमें आर्बिट्रेटर अपॉइंट होता है, जिसमें एक या एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर्स भी अपॉइंट कर सकते हो। प्रोसीजर क्या होता है, कोर्ट प्रोसीजर फॉलो करता है, इसमें प्रोसीजर हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, इस चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा था। कॉन्फिडेंशियलिटी, लिटिगेशन जो होती है उसमें बाकी लोग भी प्रेजेंट होते हैं, इसमें इतनी प्राइवेसी नहीं होती है, इतनी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती है, लेकिन इसमें फुल कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, सिर्फ पार्टीज और आर्बिट्रेटर के बीच में ही जो भी हैपनिंग्स है वो रहती है। मतलब ग्राउंड्स ऑफ अपील, कोर्ट के डिसीजन को है उसमें आप न्यूमरस अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट से सैटिस्फाइड नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सैटिस्फाइड नहीं हो, हाई कोर्ट में अपील कर दो। पर इसमें आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट आपके पास बहुत ही लिमिटेड ग्राउंड्स होता है, और वो क्या ग्राउंड्स होते हैं वो हम चैप्टर के एंड में आते थे, पढ़ेंगे अभी। फिर आता है फॉरेन मैटर्स। अगर हमें अपनी कंट्री में, मान लो हमें इंडिया में किसी फॉरेन कंट्री के मैटर्स को के जजमेंट्स को हमें इन्फोर्स करना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन आर्बिट्रल अवार्ड आर्बिट्रेशन में ये बहुत ईजी होता है, आप बहुत ईजिली अगर आपको कोई फॉरेन जजमेंट फॉलो करना है तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, दे आर गवर्न बाय इंटरनेशनल ट्रीटी सच एज रिकॉग्निशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड्स। ठीक है, मतलब इनसे कंप्लाई करना इजी होता है, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। फिर आता है अथॉरिटीज अंडर एक्ट। अब आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज आती है। सबसे पहले आता है जुडिशियल अथॉरिटी। जुडिशियल अथॉरिटी एग्जैक्ट टर्म जो है वो एक्ट में डिफाइन नहीं है। ठीक है, जुडिशियल अथॉरिटी को एक्जैक्टली एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन हम इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें बाकी कोर्ट्स आते हैं, जैसे कि स्पेशल ट्रिब्यूनल लाइक कंज्यूमर फोरम। ठीक है, इसको एक्जैक्टली डिफाइन नहीं किया हुआ है, बस इसमें ये बोला गया है कि हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं बाकी कोर्ट्स, जैसे कि स्पेशल ट्रिब्यूनल लाइक कंज्यूमर फोरम। वैसे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, बट हम बस इसको एक लाइट रीडिंग दे रहे हैं। देन कोर्ट, कोर्ट क्या होता है, द टर्म कोर्ट फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन वुड ओनली बी हाई कोर्ट। अगर हम ICA मतलब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को रेफर कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ हाई कोर्ट, कोर्ट से मतलब होता है सिर्फ हाई कोर्ट ही है इसमें। ठीक है, और बाकी जितनी भी आर्बिट्रेशन है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय सच कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इतनी ऑटोनॉमी होती है किसी स्पेसिफिक टास्क ऑफ लाइक अगर आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है तो उनके पास ये ऑटोनॉमी होती है कि वो पार्टीज की रिक्वेस्ट पे कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है डेफिनेशंस। अब आर्बिट्रेशन क्या होता है, ये हम अब ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है। ये इसमें इंक्लूड्स एन इंटरिम अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड असल में 4 टाइप्स के होता है, और ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है। आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, मतलब ये वो इंस्टीट्यूशन होता है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिजाइन करता है। फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, या तो उसमें सोल एक ही आर्बिट्रेटर हो सकता है या फिर पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, मतलब एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर्स होते हैं। कोर्ट का क्या मतलब होता है, अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो इस केस में सारी जो भी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करनी होती है वो हाई कोर्ट एक्सरसाइज करता है, जैसे कि अभी हमने ऊपर भी देखा था। ठीक है, और अगर कोई अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई इन सबके पास जुरिस्डिक्शन रहती है। ठीक है, अब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन क्या होता है, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम कब बोलेंगे कि ये इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है। ठीक है, पहली बात तो ये वही आर्बिट्रेशन होते हैं जो कि लीगल रिलेशनशिप्स में डिस्प्यूट जो अराइज होते हैं, वेदर नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल। अब इसको हम इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन कब बोलते हैं, कि तब बोलते हैं जब इसमें से ये 4 कंडीशंस दी हुई हैं, कोई भी 4 कंडीशन में से एक कंडीशन अगर सैटिस्फाई वायलेट हो जाती है। जैसे कि अगर कोई भी इंडिविजुअल है जो कि इंडिया में रेजिडेंट नहीं है या फिर इंडिया का नेशनल नहीं है, मतलब कोई फॉरेन नेशनल है। ठीक है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, कोई भी एसोसिएशन ऑफ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स जिसका कंट्रोल इंडिया के अलावा किसी और कंट्री में है, या फिर कोई फॉरेन कंट्री। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो होता है कि अगर जो एक्चुअल पार्टी है, अगर वो एक्चुअल पार्टी डिसीज हो जाती है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है, तो उसने जो उसके बिहाफ पे जो इंडिविजुअल एक्ट करेगा, जो वो अपॉइंट करता है, उसको हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। पार्टी मीन्स कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जो पार्टी लिखी हुई है। प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब रूल्स अंडर दिस एक्ट, रेगुलेशन मतलब रूल्स एंड ऑल। फिर आता है स्कोप। अब इसमें बता रहे कि इसका रेलेवेंस क्या है। अब देखो स्कोप में इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, आप खुद ही इसको एक लाइट रीडिंग दे सकते हो। मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये यही बोलते हैं कि जुडिशियल इंटरफेरेंस जो है वो सबसे कम होती है, मतलब कोर्ट्स जो है वो अपनी मर्जी से इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं अनलेस कोई लॉ स्पेसिफिकली अलाउ करता है। ठीक है, पार्टीज के बाद पूरी पूरी ऑटोनॉमी होती है कि उनको कैसे कैसे अपने डिस्क्रिप्शन पे उन्हें प्रोसीड करना है, और कोर्ट्स सिर्फ स्पेसिफिक केसेस में ही इंटरवीन कर सकते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स या कोई इंटरिम रिलीफ है, ये सब। ठीक है, तो स्कोप में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, और इसमें ये भी जितना गिवन है अगर आपको रीड करना है कर सकते हो, वरना छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, यहाँ से हमारा थोड़ा शुरू होता है कि कैसे करना है चैप्टर का रेलेवेंस थोड़ा। फिर रिसीट ऑफ रिटन कम्युनिकेशंस। अब इसका मतलब क्या है कि अगर अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टीज, एक तो ये आपको मोस्टली हर जगह लिखा हुआ मिलेगा, कोई भी रिटन कम्युनिकेशन हम मान लेंगे कि देखो मैं समझाती हूँ, जैसे कि एक पार्टी है। ठीक है, ये एक पार्टी है, ये दूसरी पार्टी है। ठीक है, हम मान इस पार्टी ने इसको नोटिस सेंड किया, तो रिटन नोटिस सेंड किया। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि ये नोटिस जो है वो इस इंसान को रिसीव हो गया है, अगर इस इंसान ने उसे पर्सनली अगर उसे पर्सनली उसे डिलीवर किया उसके एड्रेस पे, या फिर उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे, या फिर हैबिचुअल रेजिडेंस, या फिर मेलिंग एड्रेस पे, तो हम मान लेंगे ये डीम्ड होता है कि वो उसे डिलीवर हो चुका है। ये हो गया पहली कंडीशन। दूसरी होती है कि अगर आपके पास प्लेस ऑफ बिजनेस, हैबिचुअल रेजिडेंस, मेलिंग एड्रेस, या फिर पर्सनली आप कैसे उसे एड्रेस करोगे, ये सारे एड्रेसेस अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तब हम कैसे मानेंगे कि रिटन कम्युनिकेशन डिलीवर हो चुका है। अगर जो लास्ट नोन एड्रेस था इसका जो भी लास्ट नोन एड्रेस इन भाई साहब को पता होगा, और उस एड्रेस पे अगर ये डिलीवर कर देंगे, तो हम ये मान लेंगे कि हाँ ये डिलीवर हो चुका है, रिटन कम्युनिकेशन हो चुकी है। ठीक है, और किस दिन हम लोग मानेंगे, जिस दिन मान लो इसने 5 मई को
इसने 5 मई को अगर डिलीवर किया है तो हम मान लेंगे कि 5 को ही पोस्ट हो चुका है, 5 को ही रिटन कम्युनिकेशन हो चुका है, यानी जिस दिन डिलीवर हुआ है, ठीक है। और अगर कोई जुडिशियल अथॉरिटी से रिलेटेड कम्युनिकेशन है तो फिर ये वाला सेक्शन उस पर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, वेवर ऑफ राइट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी पे आ जाते हैं। मान लेते हैं कि इसने ये ए है, ये बी है। मान लेते हैं कि ए ने कुछ गलती करी है, ठीक है, ए ने कोई प्रोविजंस वायलेट करे हैं, ठीक है, कुछ स्टेप्स फॉलो नहीं करे, कुछ रूल्स को वायलेट कर दिया, इसने वायलेट करा, और बी को पता है कि इसने वो रूल्स, स्टेप्स, प्रोसीजर्स वो सब वायलेट करे हैं, पर तब भी बी आगे प्रोसीड कर देता है, जो भी आगे रिक्वायरमेंट्स होती है प्रोसीडिंग्स की, वो आर्बिट्रेशन में पार्टिसिपेट कर लेता है। तो हम ये मान लेंगे कि बी का जो राइट था ऑब्जेक्ट करने का, अरे मतलब एक बात बताओ, अगर बी को दिखेगा, अगर नॉर्मली आप देखो कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप अपना राइट टू ऑब्जेक्ट तो एक्सरसाइज करोगे ना, कि हाँ भाई इसने गलती करी है, इसने ये रूल्स वायलेशंस करे हैं और आप इसको ठीक करो, पर आप जानते हुए भी कुछ नहीं बोलते हो और आप उस आर्बिट्रेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हो, जैसे कि बी करता है। तो इसलिए हम ये मान लेंगे कि बी ने जो उसका राइट टू ऑब्जेक्ट था, मतलब राइट टू ऑब्जेक्ट मतलब कि पॉइंट आउट करना, ऑब्जेक्ट करना कि ये चीज सही तरीके से नहीं हुई है और हमें इसको सही करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हो और आप उस आर्बिट्रेशन में पार्टिसिपेट कर लेते हो, तो हम ये मानते हैं कि आपने अपना राइट टू ऑब्जेक्ट वेव कर दिया है। वेव यानी कि जा चुका है वो राइट, ठीक है। तो एनी प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट फ्रॉम विच द पार्टीज में डेरोगेट, और एनी रिक्वायरमेंट अंडर द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कोई भी रिक्वायरमेंट की या फिर किसी भी रूल्स एंड ऑल से आप कोई भी रूल्स वगैरह आप वायलेट कर देते हो, ठीक है, दे हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद, और तब भी यू प्रोसीड विद द आर्बिट्रेशन विदाउट स्टेटिंग योर ऑब्जेक्शन टू सच नॉन कंप्लायंस विदाउट अनड्यू डिले। और ये सब जो अगर आप ऑब्जेक्ट भी कर रहे हो, मान लो बी को पता चल, बी ने सोचा कि यार अब मैं ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, लेकिन टाइम ही लैप्स हो चुका है। अब जब टाइम ही लैप्स हो चुका है तो फिर ऑब्जेक्ट करके क्या करोगे, तो विद इन टाइम लिमिट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर वो विद इन टाइम लिमिट ऑब्जेक्ट नहीं करता है, और वो ऑब्जेक्ट ही नहीं करता है, और वो बस नॉर्मली अपना आर्बिट्रेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर लेते, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई इसने अपना राइट जो है, राइट टू ऑब्जेक्ट वेव कर दिया है, वेव यानी जाने दिया है, ठीक है। अब इसमें आईसीआई ने क्या कर रखा है, इसने यहाँ पे ये प्रोविजन लिखा है और उसके बाद ये प्रोविजन अगेन थोड़े 3-4 लाइन एक्स्ट्रा डाल के थोड़ा डिटेल में वापस से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बस वही है जो भी हमने यहाँ पढ़ा है वही सब इधर वापस लिखा हुआ है, आपको रीड करना तो आप कर लेना। हाँ, एग्जांपल रीड कर लेते हैं। कंपनी ए इनिशिएट्स आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट कंपनी बी फॉर अ कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट, ठीक है। ए और बी के बीच में कुछ डिस्प्यूट आया, कंपनी ए ने प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी बी के अगेंस्ट। अब उसको पता है, डिस्पाइट नोइंग इट्स राइट टू ऑब्जेक्ट, कंपनी बी एक्टिवली पार्टिसिपेट्स, मतलब बी को पता है कि वो अपना राइट टू ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन ये जानते हुए कंपनी भी कुछ नहीं कहती है, वो शांत रहती है और वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है आर्बिट्रेशन में विदाउट रेजिंग एनी ऑब्जेक्शंस। तो हम ये अब मान चुके हैं कि कंपनी बी को कोई दिक्कत नहीं है और उसने अपना राइट टू ऑब्जेक्ट वेव कर दिया, ठीक है। फिर notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force in matters governed by this part, no judicial authority shall intervene except where so provided, मतलब ये कह रहा है कि कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी इंटरवीन नहीं करेगी जब तक पार्टीज इंटरवीन नहीं करवाती हैं या फिर इट इज नॉट नेसेसरी बाय लॉ, ओके। तो ये वाला एग्जांपल भी रीड कर लेते हैं। दो कंपनीज है, कंपनी ए एंड कंपनी बी, जो एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में है जिसके अंदर एक आर्बिट्रेशन क्लॉज है। A dispute arises regarding interpretation of certain contractual terms leading to potential arbitration, ठीक है। तो ये लोग आर्बिट्रेशन में चले जाते हैं। बोथ कंपनी ए एंड कंपनी बी voluntarily agree to submit their dispute to arbitration as per contract. कंपनी ए प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करती है by appointing an arbitrator and कंपनी बी acknowledges receipt of notice, मतलब कंपनी बी एक्नॉलेज करता है, कंपनी बी कंफर्म करता है कि उसको इस नोटिस की रिसीव, मतलब उसको ये नोटिस रिसीव हो गया है बाय कंपनी ए। तो सेक्शन 5 जो है ये एम्फेसाइज करता है कि कोर्ट इसमें इंटरवीन नहीं करेगा अनलेस देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन अलाउइंग इट। The court in adherence to section 5 refrains from intervening in arbitration process initiated by the parties. तो इसमें यही बता रहे हैं कि सेक्शन इन दिस एग्जांपल सेक्शन 5 अंडरस्कोर्स कि पार्टीज के पास पूरी ऑटोनॉमी है कि उनको कैसे अपने डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है, कोर्ट इसमें कुछ भी इंटरवीन नहीं करेगा, ठीक है। अब आता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस, सेक्शन 6। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स द पार्टीज और द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल विद कंसेंट ऑफ पार्टीज में अरेंज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस बाय सुटेबल इंस्टीट्यूशन ऑफ पर्सन, मतलब खुद से कर सकते हैं। देन आता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, सबसे पहले आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है डेफिनेशन एंड जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को आप टर्मिनेट कैसे कर सकते हो। तो इसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की डेफिनेशन ये बस ऐसी कुछ भी दिया हुआ है, रीड करना तो कर लेना। यहाँ से है रेलेवेंट पार्ट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, मतलब वो एक ऐसा एग्रीमेंट जो जिसमें कि जो कि एक लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करता है बिटवीन द पार्टीज, जिसमें कि ये मेंशन होता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होते हैं तो फिर पार्टीज आर्बिट्रेशन में चली जाएंगी, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, वो एक आर्बिट्रेशन क्लॉज के फॉर्म में हो सकता है या फिर एक सेपरेट एग्रीमेंट हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है, मान लो एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट है, उसमें ये पीए प्रिंसिपल एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें पार्टीज ने क्लॉज डाल रखा है कि अगर कुछ डिस्प्यूट अराइज होता है तो फिर हम लोग आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे। अब इसका ये मतलब है कि मान लो आगे जाके, मान लो 6 महीने बाद कुछ गड़बड़ी हो जाती है, कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, तो जब ये डिस्प्यूट होगा उस टाइम पर या तो ये लोग एग्रीमेंट फॉर्म करेंगे जैसा कि इस क्लॉज में लिखा हुआ है। ये आर्बिट्रेशन क्लॉज का मतलब यही होता है कि जब डिस्प्यूट आएगा हम तब एग्रीमेंट फॉर्म कर लेंगे, हम तब देख लेंगे, ठीक है। एक होता है कि पहले से ही एग्रीमेंट बना के रखते हैं जो कि एक सेपरेट एग्रीमेंट होता है। एक तो ये हो गया प्रिंसिपल एग्रीमेंट और एक ये हो गया दूसरा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें पहले से ही टर्म्स वगैरह डिसाइड होता है कि आगे जाके कुछ भी अगर डिस्प्यूट अराइज हुआ तो हम इस एग्रीमेंट के हिसाब से आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हमेशा राइटिंग में होता है और इसमें दोनों पार्टीज के साइन होना जरूरी है। और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट किस तरीके से हो सकता है, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, टेलेक्स, टेलीग्राम्स। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसमें आगे बुक में ये एक एग्जांपल आएगा, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये एक्सचेंज ऑफ लेटर्स है, मतलब किस रेलेवेंस, किस कॉन्टेक्स्ट में लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आगे एक एग्जांपल आएगा, उसके थ्रू मैं बताती हूँ आप लोगों को। 10 reference in a contract to a document containing arbitration clause constitutes an arbitration agreement if contract is in writing
एंड आर्बिट्रेशन क्लॉज इज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बस यही है। अब दो बेसिक टाइप के एग्रीमेंट्स ये वही होते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आर्बिट्रेशन क्लॉज यानी कि ये वाला कि इसमें पहले से क्लॉज आता है, जब डिस्प्यूट होगा हम तब देख लेंगे। और एक होता है सबमिशन एग्रीमेंट, यानी कि इट इज एन एग्रीमेंट टू रेफर डिस्प्यूट्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट टू आर्बिट्रेशन। मतलब ये वाला जो एग्रीमेंट है इसमें हम तब एंटर करेंगे जब डिस्प्यूट्स अराइज हो चुके हैं। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स डेफिनेटली आप सारे रीड करना क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी में जब क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो पहले एग्जाम्पल, इन 2014 कंपनी ए एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर एंटर्ड इनटू अ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट विद कंपनी बी, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ टायर्स, फॉर सप्लाई ऑफ सर्टेन टेरेंट टायर्स फॉर इट्स लेटेस्ट कार। दोनों कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। सिनारियो 1, सारे डिस्प्यूट्स जो हैं ये लोग डिसाइड करते हैं कि सारे डिस्प्यूट्स जो हैं वो मुंबई में होंगे, मतलब आर्बिट्रेशन जो है वो मुंबई में कैरी आउट होगा। और ये जो है ये आर्बिट्रेशन क्लॉज के फॉर्म में है, ठीक है। यानी प्रिंसिपल एग्रीमेंट में इन्होंने एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल रखा है प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। एंड नो डिस्प्यूट्स हैव अराइजन टिल डेट, इट कंसर्न्स दैट फ्यूचर डिस्प्यूट्स में अराइज, मतलब इन्होंने एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल रखा है कि हाँ जो भी आर्बिट्रेशन होगा वो मुंबई में करेंगे। दूसरा सिनेरियो ये है कि उन्होंने अपने आर्बिट्रेशन अपने प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में कोई आर्बिट्रेशन क्लॉज नहीं डाल रखा और दोनों पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है 2016 में, ठीक है। और अब इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए पार्टीज एग्रीमेंट में आते हैं कि सारे डिस्प्यूट्स जो है इंक्लूडिंग क्वालिटी ऑफ टायर सप्लाइड बाय कंपनी बी टू कंपनी ए शैल बी सबमिटेड टू आर्बिट्रेशन, ठीक है। दोनों पार्टीज एग्री कर देती हैं, तो फिर अब ये एग्रीमेंट जो है ये इसको हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, इसको हम सबमिशन एग्रीमेंट मानेंगे, क्योंकि पहले इनका कोई क्लॉज नहीं था आर्बिट्रेशन से रिलेटेड, कोई एग्रीमेंट नहीं था। और जब डिस्प्यूट आने के बाद इन्होंने एग्रीमेंट बनाया है तो उसको हम बोलते हैं सबमिशन एग्रीमेंट, ठीक है। नाउ जनरली एन आर्बिट्रेशन क्लॉज इज एडेड इन पार्टनरशिप डीड। अच्छा ये तो बस स्पेसिमेंट दे रखा है, इसको नहीं भी करना तो छोड़ देना। अब जनरल प्रिंसिपल्स, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है ये हम 50वीं बार कर रहे हैं। इट हैज़ टू फिल ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कंसेंट, दोनों पार्टीज का कंसेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है और क्लियर कंसेंट होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि हाँ ठीक है देख लेंगे, अगर ऐसा होगा तो ऐसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मतलब कुछ भी वॉइड नहीं होना चाहिए, एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ भाई कंसेंट है, रिटन कंसेंट है। फिर है आउटसाइड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि पार्टीज हैव एग्रीड टू आर्बिट्रेट देयर मैटर, ठीक है। और दोनों में से कोई भी पार्टी यूनिलैटरली प्रोसीड नहीं कर सकती कि मतलब जैसे एक पार्टी ए है एक पार्टी बी है, तो दोनों का कंसेंट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि पार्टी ए ने अकेले ही जाके लिटिगेट कर दिया मैटर, अकेले ही जाके कुछ ना कुछ कोर्ट में या फिर आर्बिट्रेशन की रिक्वेस्ट फाइल कर दी, दोनों का कंसेंट जरूरी है। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी का मतलब ये है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट और जो मेन प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है वो दोनों आपस में सेपरेट हैं, ठीक है। अब इसका भी आगे हम पढ़ेंगे कि दोनों की सेपरेबिलिटी के बेसिस पे मतलब क्या होता है, कैसे होता है, कब कौन सा एग्रीमेंट वॉइड हो सकता है, नहीं हो सकता, ये हम आगे पढ़ेंगे। बस अभी आप इतना जान लो कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है इवन तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट में होता है, वो एक सेपरेट एग्रीमेंट होता है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, ठीक है। Then, competency to rule on its jurisdiction. Arbitral tribunal has capacity to rule on its own jurisdiction even if it involves a question of validity of the main contract. ठीक है, मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो मेन कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी अपनी खुद की जुरिसडिक्शन कंसिडर करे बिना भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? सबसे पहला कि वो राइटिंग में होना चाहिए, ओरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा, राइटिंग में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, सी ओन्स अ शॉप इन चांदनी चौक डीलिंग इन रेडीमेड क्लोथ्स, डी सी को क्लोथ सप्लाई करता है, इनका कोई भी सेपरेट रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन जब भी डी अपना कंसाइनमेंट भेजता है, जब भी डी सप्लाई करता है सी को, वो अपने इनवॉइस में ये जरूर लिखता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट्स होते हैं तो ये जो मैटर है ये आर्बिट्रेशन में चला जाएगा सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ भारत मर्चेंट चेंबर। तो अब ये एक रिटन एग्रीमेंट हो गया क्योंकि लिखकर उसने इनवॉइस में भेजा है, तो रिटन हो गया दोनों। और सी के रिसीट में भी है ये रिटन नोटिस, तो फिर ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इन राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। Another example, Vikram wants to start a sweet and confectionery shop and contacts Ahuja Confectioneries for supply of cakes. जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन है ये मेल के बेसिस पे हुआ है, ठीक है। और वन ऑफ द ईमेल रिसीव्ड बाय विक्रम फ्रॉम अहूजा बेकर्स अमंग अदर टर्म्स ऑफ सर्विस, इसमें लिखा होता है कि कोई भी डिस्प्यूट्स अगर होते हैं क्वालिटी या डिलीवरी को लेके तो हम इसमें हम आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है। तो आप अपना ऑर्डर तभी प्लेस करना अगर आप सारे टर्म्स एंड कंडीशंस से एग्री करते हो। तो अब अगेन ये क्या हो जाएगा, एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो जाएगा बिकॉज एक रिटन रिकॉर्ड है, ईमेल एक रिटन रिकॉर्ड है। देन क्लैरिटी ऑफ कंसेंट, क्लियर वर्ड्स में होना चाहिए, कुछ भी वेग नहीं होना चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई दोनों का कंसेंट है। कैसे, इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि पार्टीज हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद क्लॉज 16 कि अगर इफ ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स एनी डिस्प्यूट टचिंग द पार्टनरशिप अराइजेस बिटवीन द पार्टीज बिटवीन द पार्टनर्स। तो इसमें बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी कंटिन्यू होते हैं, अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो हम उसी वक्त म्यूचुअली बाद में देख लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। तो ये जो है ये एक वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं होगा बिकॉज इसमें पार्टीज फर्दर एग्री करेंगे, इसमें आर्बिट्रेशन बाद में डिसाइड करेंगे कि उन्हें आर्बिट्रेशन में जाना है या नहीं, तो इसमें क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं होगा। फिर डिफाइन लीगल रिलेशनशिप statute, the term has been borrowed from Unicitral model law. The statute does not define this term. मतलब कि ये है कि जो लीगल रिलेशनशिप है ये हम आर्बिट्रेशन में सबमिट कर सकते हैं अनलेस इट इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड बाय स्टैट्यूट। मतलब हम लीगल रिलेशनशिप मानेंगे जब तक स्टैट्यूट ने इसको डीबार नहीं करा, मतलब बार नहीं यानी कि इनवैलिडेट नहीं कर रखा होगा। तो फिर है फाइनल एंड बाइंडिंग अवार्ड, इसमें वही है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, एनी अदर क्वेश्चंस, क्लेम, राइट, मैटर, थिंग व्हाटसोएवर इन एनी वे अराइजिंग आउट ऑफ और रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट डिजाइंस एंड ऑल
for conditional failure to execute the same, whether arising during the progress of the work or completion in the first place, we refer to chief engineer who has jurisdiction over the work specified in the contract. तो इसमें ये लोग ये कह रहे हैं चीफ इंजीनियर का जो डिसीजन है, जो ये नोटिस है, क्या ये वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होगा या नहीं? अभी वैलिड नहीं होगा क्योंकि चीफ इंजीनियर कोई न्यूट्रल पार्टी है ही नहीं, इसका काम के ऊपर कंट्रोल है, तो इसलिए दिस इज नॉट ए न्यूट्रल पार्टी एंड इसलिए इसका ये जो एग्रीमेंट है ये वैलिड नहीं होगा। फिर स्पेसिफिक वर्ड्स, अपने एग्रीमेंट में सिर्फ आप अगर आर्बिट्रेशन या आर्बिट्रेटर लिख दोगे, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो एक वैलिड आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। सो यूसेज ऑफ सच वर्ड्स इज नॉट अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट, इज नॉट अ नेसेसरी रिक्वायरमेंट, उल्टा मत पढ़ लेना। फिर डिस्प्यूट, देयर मस्ट बी अ प्रेजेंट और फ्यूचर डिस्प्यूट और डिफरेंस इन कनेक्शन विद सम कंटेम्पलेटेड अफेयर्स, मतलब एक डिस्प्यूट होना चाहिए, ऐसे आप मजे मजे में आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते। फिर आर्बिट्रेबिलिटी, डिस्प्यूट सबमिटेड और प्रपोज टू बी सबमिटेड मस्ट बी आर्बिट्रेबल, मतलब कि जो डिस्प्यूट्स का नेचर है, क्योंकि कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स, गार्डियनशिप मैटर्स, मॉर्गेज सूट फॉर सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ये सब जो है ये सब आप आर्बिट्रेशन नहीं लेके जा सकते, इन सब में कोर्ट से डील करते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो नेचर है डिस्प्यूट्स का, ये आर्बिट्रेशन में जा भी सकता है या नहीं। और सिग्नेचर का ये है कि ये तभी रिक्वायर्ड है जब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज कंटेन्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ही जरूरी होते हैं, अदरवाइज सिग्नेचर की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। देन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट थ्रू रेफरेंस, इसमें क्या है, एक ये ग्रुप था और एक ये पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज का ग्रुप था, ठीक है। इसमें जो रिस्पोंडेंट है वो ऑर्डर प्लेस करता है फॉर परचेज ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ फॉस्फोरिक एसिड फ्रॉम पिटिशनर, ठीक है। और इसमें पिटिशनर ये रिप्लाई करते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस में कि जो भी है ये हम फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करेंगे। और अभी पूछ रहे हैं कि क्या ये एक वैलिड रेफरेंस है, तो ये वैलिड रेफरेंस होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला था कि फॉर अ रेफरेंस टू कंस्टिट्यूट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए और रेफरेंस शुड बी सच एज टू मेक आर्बिट्रेशन क्लॉज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें दोनों कंडीशंस फुलफिल्ड है। अब है टर्मिनेशन ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं? एक तो म्यूचुअल कंसेंट, दोनों पार्टीज नहीं मान लिया कि भाई हटा दो इसको, टर्मिनेट कर दो। फिर होता है टर्मिनेशन ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट, अगर जो आपका प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है आपने वही टर्मिनेट कर दिया तो जो हमारा मेन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो भी टर्मिनेट हो जाता है। अब इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी आता है, जैसे कि मैंने पहले कहा था। अब इसमें क्या होता है कि अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसे हमने डिस्चार्ज या नोवेशन के थ्रू टर्मिनेट करा है तो फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट टर्मिनेट्स विद द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन अगर प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया, मतलब उसमें कुछ आपने कोई ब्रीच कमिट कर दिया, कुछ गलती हो गई है, तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये बस ब्रीच हुआ है, ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, ना ही ये डिस्चार्ज किया गया है, ठीक है। यानी इसका बस बेसिस में कुछ गलती है, बाकी सब वैलिड है, तो इसमें आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड रहता है। अब अगर हम इसको छोटा समराइज करें तो सिर्फ डिस्चार्ज और नोवेशन के केस में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी टर्मिनेट होता है, अदरवाइज विद द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट विल सर्वाइव, इट विल रिमेन वैलिड। देन हम एग्जांपल पे आते हैं कि राज एयर कंडीशनिंग सर्विसेज एंड वोल्टास लिमिटेड एंटर इनटू सर्विस एग्रीमेंट बाय आरएसीएस वुड प्रोवाइड एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर ऑल वोल्टास कमर्शियल एयर कंडीशनर्स इन एनसीआर रीजन। कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा पार्टीज के बीच में तो मैटर आर्बिट्रेशन में चला जाएगा। पहला सिनेरियो ये कहता है कि तीसरे साल के एंड में सर्विस एग्रीमेंट को रिन्यू नहीं किया गया था, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है, और क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है तो फिर साथ साथ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट भी टर्मिनेट हो जाता है। दूसरे सिनेरियो में लोग कह रहे हैं कि सेकंड ईयर के एंड में दोनों पार्टीज जो है वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं। अगर नए कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं यानी कि एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो चुका है, और जब एक्जिस्टिंग खत्म हो चुका है तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है उस न्यू कॉन्ट्रैक्ट में कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है, और अगर कोई आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट न्यू कॉन्ट्रैक्ट में होगा ही नहीं तो फिर पुराना वाला भी टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा सिनेरियो ये आता है कि क्वालिटी में कुछ ब्रीच आ गया था, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड टर्मिनेट्स द एग्रीमेंट, तो इसमें सेपरेबिलिटी डॉक्ट्रिन लगेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, और आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सर्वाइव करेगा क्योंकि इसमें बस प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच है, कोई वो टर्मिनेट नहीं हुआ है। अब आता है डेथ ऑफ पार्टीज। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट सिर्फ अगर किसी एक पार्टी की डेथ हो जाती है तो सिर्फ इस बेसिस पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं डिस्चार्ज होगा, ये डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अगर डेथ हो जाती है तो फिर जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उस डिसीज मेंबर के, वो इन्फोर्स करते हैं। फिर आता है ऑपरेशन ऑफ लॉ। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अगर किसी लॉ के ऑपरेशन से एक्सटिंग्विश हो रहा है तो फिर वो हो सकता है। अब हम बात करेंगे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के बारे में। इसमें हम यही पढ़ेंगे कि प्रोसीडिंग्स होती कैसे हैं और इनके क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं। तो सबसे पहला आता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अब इसमें ये कह रहे हैं कि पहली बात तो जरूरी नहीं है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होना ही होना है। अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं है और कोई भी एक पार्टी रिक्वेस्ट करती है कोर्ट को आर्बिट्रेशन के लिए, और अगर किसी दूसरी पार्टी को प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो कोर्ट जो है वो दोनों पार्टीज को आर्बिट्रेशन में भेज सकता है, ठीक है। मतलब पार्टीज आर अलाउड टू गो फॉर आर्बिट्रेशन, बस दोनों का कंसेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Then, according to the code, for arbitration agreement, there must be intention to resolve differences through arbitration. मतलब ये requirements बता रहे हैं कि आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आपको अपने disputes resolve करने हैं, एक written agreement होना चाहिए, then दोनों का consent होना चाहिए, और दोनों arbitration दोनों parties agree करते हैं कि उन्हें arbitration में जाना है, जिसका भी consent होना चाहिए। then हम example पे आते हैं, Mrs. Ramanna Fresh Fruits and Company enter into a contract with Hotel Crimson Palace to supply of fruits for particular quality at certain price for period of 1 year. ठीक है, दोनों पार्टीज एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को साइन करते हैं, बट देयर वाज नो क्लॉज इन द एग्रीमेंट रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन, ठीक है। 2 महीने बाद होटल क्रिम्सन ने पेमेंट करने से मना कर दिया है, एंड क्योंकि वो क्वालिटी मैच नहीं कर रहे हैं, और एज अ रिजल्ट रमन्ना फ्रेश फ्रूट्स ने केस फाइल कर दिया कोर्ट में।
अब क्रिम्सन जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आर्बिट्रेशन में रेफर कर दें मैटर, और रामन्ना एग्री नहीं कर रहा है। अब क्योंकि एग्री नहीं कर रहा है, अब क्वेश्चन ये है कि क्या कोर्ट इनको आर्बिट्रेशन में भेज सकता है? कोर्ट इनको आर्बिट्रेशन में नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टीज का कंसेंट नहीं है। दूसरी पार्टी यानी रामन्ना फ्रेश फ्रूट्स एंड कंपनी ने एग्री नहीं किया, तो फिर कोर्ट इनको नहीं भेज सकता आर्बिट्रेशन में। देन notice required prior to referral of disputes. Unless otherwise agreed by parties, arbitral proceedings in respect of particular dispute commence on the date on which request for dispute to be referred to arbitration is received by the respondent. मतलब जब भी आपको request receive होती है for dispute, तो उसी दिन को हम उसी डेट को, उसी दिन को हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो arbitration है वो यहीं से commence हुआ है। ठीक है, अभी बस एक छोटा सा केस दे रखा है, ये केस आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम इस एग्जांपल पे आते हैं। एबीसी का पार्टनर्स इन मेसर्स एबीसी एंड कंपनी। ए ने क्लेम फाइल करा है फॉर 1 लाख टू द फर्म। अब ये जो क्लेम है इसको हम डिस्प्यूट नहीं मानेंगे फॉर पार्टनर्स। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स में यही है कि सिर्फ एक क्लेम, मेकिंग अ क्लेम बाय पार्टी डज नॉट कमेंस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। इसने बस क्लेम मांगा है, अगर सिर्फ क्लेम होगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स हैं। तो इस केस में इनका कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स नहीं है। दूसरा, इन केस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कमेंस बिफोर इन्फोर्समेंट ऑफ एक्ट। तो इसमें ये लोग यही कह रहे हैं कि जिस डेट पर रिक्वेस्ट जाएगी डिस्प्यूट के लिए कि हमें आर्बिट्रेशन में रेफर कर देना चाहिए, उसी डेट को हम मान लेंगे कि प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हुई हैं। फिर होता है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स। पार्टीज के पास पूरी ऑटोनॉमी है, पार्टीज अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि वो किसको आर्बिट्रेटर रखेंगे और कितने आर्बिट्रेटर रखेंगे। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ एन आर्बिट्रेटर बाय पार्टीज कंप्लीट ओनली ऑन इट्स कम्युनिकेशन टू अदर पार्टी। अगर ए ने कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है, तो जब ए बी को कम्युनिकेट कर देगा कि सी हमारा आर्बिट्रेटर है, तभी हम मान लेंगे कि सी का अपॉइंटमेंट हो चुका है। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं, इस एग्जांपल पे आओ। मेसर्स ताज लेदर वाज द रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स टू मेसर्स डाबर शूज आगरा। दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है और आर्बिट्रेशन लोग चले जाते हैं। अंकित शर्मा को हम सोल आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। अंकित शर्मा को वेरीफाई करनी है रेपुटेशन ऑफ मेसर्स ताज लेदर, और इसलिए इसने बाकी कस्टमर्स को कंसल्ट कर लिया, विच वॉज नॉट इन नॉलेज ऑफ आइदर पार्टीज। तो इसमें जो अंकित शर्मा है, ही इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। तो ये वाला प्रोविजन ये कह रहा है कि आपने जो भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, मान लो सी अपॉइंट किया है, ठीक है, तो आपने जो भी आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया है उसको सारे मैटर्स जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखने हैं, प्राइवेसी मेंटेन करके रखनी है। वो किसी भी थर्ड पर्सन को अप्रोच नहीं कर सकता है हु इज नॉट अ पार्टी टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ठीक है, अगर आर्बिट्रेटर्स किसी थर्ड पर्सन को पूछ लेते हैं फॉर एनी सर्टेन इन्फॉर्मेशन जो कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के रिलेटेड होती हैं, तो हम उसको मान लेंगे कि आर्बिट्रेटर्स आर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। आगे बढ़ते हैं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। इसमें लोग कह रहे हैं कि द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स अज्यूम्स रेलेवेंस फॉर कैलकुलेटिंग टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स अंडर लिमिटेशन एक्ट। मतलब लिमिटेशन एक्ट के, हम लिमिटेशन पीरियड के विदिन ही, लिमिटेशन एक्ट के पीरियड के विदिन ही हम लोग टाइम लिमिट डिसाइड करेंगे। अगर उसके उस टाइम लिमिट के बाहर जाएगा तो हम उसको टाइम बार्ड मान लेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें कह रहे हैं कि सुदीप ने लोन लिया था 2018 में, ठीक है, और उसने पे बैक नहीं किया, और जब किशोर है, किशोर इसके लिए एप्लीकेशन फाइल करता है 2023 में, तो ये तो कब का टाइम बार हो चुका है, कितने टाइम पहले लोन लिया था, इतने सालों बाद थोड़ी आप फाइल कर सकते हो। तो ये क्या है, ये आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकता क्योंकि अभी टाइम बार हो चुका है। फिर आता है इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टीज। पार्टीज को हम लोग एकदम इक्वली ट्रीट करेंगे, कोई भी बायसनेस नहीं होगी और कोई भी इनवैलिड एक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स में लोग यही कह रहे हैं, मतलब ये कि दोनों पार्टीज को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू प्रेजेंट देयर केस। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉर आर्बिट्रेटर में भी नॉट टू रिसीव एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पार्टी। मतलब ऐसे नहीं कि आपने एक ही पार्टी से सुन लिया, दूसरी पार्टी को सुना ही नहीं, या फिर आपने विटनेस को एग्जामिन कर लिया किसी भी एक पार्टी के एब्सेंस में, और किसी भी एक पार्टी ने अपना कंसेंट नहीं दिया, उसने ऑथराइज नहीं किया, पर स्टिल आप कोई ना कोई इंक्वायरी बिठा लेते हो। ठीक है, then आता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर कंडक्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब ये पूरा प्रोसीजर बता रहा है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नॉट टू बी बाउंड बाय सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर। इसका मतलब ये है कि मान लो एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, ए एक आर्बिट्रेटर है, ठीक है, ए बी को बुलाना चाहता है, और एक सेकेंड, पी और क्यू हम लोगों की पार्टीज हैं, पार्टीज टू आर्बिट्रेशन है। ठीक है, पी एक पार्टी है, क्यू एक पार्टी है। ए जो है, ए बी को बुलाना चाहता है एक एज अ फेक विटनेस, कोई भी फेक स्टेटमेंट बोलने के लिए, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ क्यू। तो क्या आर्बिट्रेटर से कह सकता है, क्या हम ऐसे मानेंगे कि ए जो आर्बिट्रेटर है इसने कुछ गलती करी है या फिर ही इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट? हम ऐसा नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ही इज नॉट बाउंड बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और इंडियन एविडेंस एक्ट। यानी कि अगर ए बी को बुलाना चाहता है फॉर मेकिंग अ फेक स्टेटमेंट इन फ्रंट ऑफ क्यू, ए ऐसा कर सकता है क्योंकि वो इन सबसे बाउंड नहीं है। ठीक है, इसको हम गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट नहीं मानेंगे। Then, subject to this part, parties are free to agree on procedure to be followed by arbitral tribunal. हाँ, बस ये प्रोसीजर जो है ये पहले से एग्रीड होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि पार्टीज के कंसेंट के अगेंस्ट कुछ जा रहा है। फेलिंग एनी एग्रीमेंट द ट्रिब्यूनल में सब्जेक्ट टू दिस पार्ट कंडक्ट प्रोसीडिंग्स इन द मैनर इट कंसिडर्स एप्रोप्रिएट। ठीक है, अगर एग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है और ऐसा कुछ भी होता है तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो प्रोसीडिंग्स कैसे, जो भी मैनर एप्रोप्रिएट होगा उस हिसाब से कर सकता है। और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की पावर ये इंक्लूड करते हैं कि वो एडमिसिबिलिटी, रेलेवेंस, मटेरियलिटी एंड वेट ऑफ एविडेंस को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अभी इन अदर वर्ड्स करके ये वही सेम चीज़ वापस लिखी हुई है, तो आपको रीड करना तो कर लेना, वरना मेन सब पढ़ ही चुके हैं।
बस ये चीज़ और है कि आर्बिट्रेटर को क्लियर रहना चाहिए कि वो कोई प्रिंसिपल्स वायलेट नहीं कर रहा नेचुरल जस्टिस के, और वो दोनों पार्टीज को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रहा है सुनने की, और एक रीजनेबल टाइम और अपॉर्चुनिटी मिली है टू प्रेजेंट देयर रिस्पेक्टिव क्लेम्स। अब एग्जांपल है, इन केस ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स बिटवीन ए एंड बी, आर्बिट्रेटर वांट्स टू टेक ओरल स्टेटमेंट ऑफ ए एज एविडेंस इन द आर्बिट्रेशन मैटर, वेदर ही कैन डू सो। तो जनरली जो ओरल एविडेंस है वो एडमिसिबल नहीं होता है इंडियन एविडेंस एक्ट में या फिर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, लेकिन क्योंकि आर्बिट्रेटर इन दोनों एक्ट से बाउंड नहीं होता तो फिर आर्बिट्रेटर ऐसा कर सकता है। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें यूजुअली कंफ्यूजिंग केस स्टडी आ जाती है जो कि मेरे एग्जाम में आई थी, एंड आपको इस चीज़ को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना है। देन इट वाज आल्सो डिसाइडेड इन केस ऑफ, अच्छा ये तो इस वाले केस का रेलेवेंस है तो आपको रीड करना तो आप कर लेना। देन प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन पार्टीज जो प्लेस डिसाइड करेंगे वही होगा प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। अगर आप प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन डिसाइड नहीं कर पाते हो तो फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल खुद से डिसाइड कर लेगा इन रिगार्ड टू सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस। अब ये खुद से कैसे डिसाइड करेगा, मान लो ए जो है वो दिल्ली में रहता है, ठीक है, देन बी जो है वो महाराष्ट्र में रहता है, और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है कि हम लोग ना अपना प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन जयपुर रखते हैं। अब इसमें दोनों पार्टीज का कंसेंट नहीं है, अगर दोनों पार्टीज का कंसेंट नहीं होगा तो ट्रिब्यूनल को प्लेस चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें पार्टीज का कंसेंट नहीं है। पर मान लो दोनों पार्टीज एग्री कर जाती है कि हाँ ठीक है हम तो जयपुर में अपना आर्बिट्रेशन प्रोसेस प्रोसीडिंग्स को कैरी आउट कर लेते हैं, तो अगर दोनों पार्टीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप कर लो कैरी आउट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें यही कह रहा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो खुद से डिसाइड करता है उसमें दोनों पार्टीज का कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट ये कहता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टीज मीट एट एनी प्लेस इट कंसीडर्स एप्रोप्रिएट फॉर कंसल्टेशन अमंग इट्स मेंबर्स। हाँ ये वही है कि मतलब जयपुर वाला पॉइंट कि अगर आपको अगर दोनों पार्टीज का कंसेंट है तो आप चाहो तो कहीं और भी मिल सकते हो, ठीक है। आर्बिट्रेटर कोई ऐसी जगह फिक्स नहीं करेगा रिगार्डलेस ऑफ कन्वीनियंस ऑफ पार्टीज, ठीक है, जहाँ पे पार्टीज का कंसेंट ना हो या उनको कोई दिक्कत हो वो जहाँ के लिए मना करे। कंसर्न पार्टीज आर फ्री टू चूज वेन्यू ऑफ देयर ओन चॉइस। ये वही सारी बातें फिर से लिखी हुई हैं जैसे मैंने आपको बताया था, आईसीए पहले यहाँ लिखता है फिर उसके बाद पैराग्राफ में यहाँ लिखता है डिटेल करके, तो दोनों सेम बातें लिखी हुई हैं। हम एग्जांपल पे आते हैं। मिस्टर राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन द फर्म मेसर्स सनातन पब्लिशर्स रजिस्टर्ड एट आगरा। दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग प्रॉफिट ऑफ फर्म, मैटर आर्बिट्रेशन में चला जाता है। विष्णु ऑफ मथुरा को हम अपॉइंट करते हैं एज एन आर्बिट्रेटर, ठीक है, दोनों पार्टीज के कंसेंट से, और जो दोनों पार्टीज है डिसाइड नहीं कर पाती हैं वेन्यू और प्लेस फॉर आर्बिट्रेशन, और विष्णु डिसाइड करते हैं कि हम मथुरा के ऑफिस को ही एज अ प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन रखते हैं क्योंकि वो मथुरा में रहता है तो उसके लिए सही रहता है, पर पार्टीज एग्री नहीं करती। तो क्या मिस्टर विष्णु ऐसा कर सकता है? मिस्टर विष्णु ऐसा नहीं कर सकता है, उसको प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन चेंज करना पड़ेगा। Mr. Vishnu should change the venue because parties are not agreeing to this venue. Another language of arbitral proceedings. Parties again free हैं कि वो किस लैंग्वेज में arbitral proceedings प्रोसीड करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप कोई लैंग्वेज नहीं डिसाइड कर पाते हो तो फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल खुद डिसाइड करेगा कि कौन सी लैंग्वेज में बोलना है, प्रोसीडिंग्स करनी है। और अगर स्पेसिफाइड नहीं है एग्रीमेंट में, the agreement or determination unless otherwise specified shall apply to any written statement by a party, any hearing or any arbitral award। मतलब जितने भी written communication arbitral award वगैरह वगैरह जो भी होगा, जो भी प्रोसीडिंग्स है वो फिर उसी डिसाइडेड लैंग्वेज में होगा। और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये ऑर्डर भी कर सकता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शैल बी अकम्पनीड बाय ट्रांसलेशन, मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ये भी कह सकता है कि आप इसको किसी दूसरी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके दो, ठीक है। अभी अगेन सेम चीज़ वापस लिखी हुई है यहाँ पे। हम एग्जाम्पल पे आते हैं। मिस्टर वेंकटरामन ऑफ चेन्नई इज रेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स टू मिस्टर चमन ऑफ दिल्ली। दोनों के बीच में डिस्प्यूट आता है, आर्बिट्रेशन में वो लोग चले जाते हैं, और मिस्टर वेंकटरामन इंसिस्ट करते हैं कि प्रोसीडिंग्स जो है वो तमिल में होनी चाहिए, बल्कि चमन बोलते हैं कि हिंदी में होनी चाहिए, और इनका पहले से ही कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है कि ना हम हिंदी में करेंगे, ना हम तमिल में करेंगे, हम इंग्लिश में करेंगे, और दोनों एग्री करते हैं। तो अब जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स होंगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगी। अगर दोनों पार्टीज एग्री नहीं करती तो फिर किसी और लैंग्वेज में देखते हैं या फिर कुछ ट्रांसलेशन वाली रेमेडी देखते हैं, बट जो भी होगा दोनों पार्टीज के कंसेंट से ही होगा। Then statement of claim and defense. अब इसमें होता है within a period of time agreed upon by parties or determined by arbitral tribunal, claimant shall state the facts supporting his claim, the points at issue and relief or remedy sought, and respondent shall state his defense in respect of these particulars unless parties have otherwise agreed as to required elements of those statements. Claimant कौन होता है? जो इंसान क्लेम करता है, ठीक है। मान लो ए है, ए ने बी के अगेंस्ट कुछ फाइल करा है, तो कोई क्लेम फाइल करा है, तो ए जो हुआ ए क्लेमेंट हुआ और बी रिस्पॉन्डेंट हुआ, मतलब जिसके अगेंस्ट क्लेम फाइल हुआ है। तो इसमें ये लोग यही कह रहे हैं कि अगर जैसे कि ए जो है क्लेमेंट है, बी जो है रिस्पॉन्डेंट है, अगर ए बी के अगेंस्ट कोई क्लेम फाइल करता है तो बी को विद इन रीजनेबल टाइम जो भी उसके फैक्ट्स हैं सपोर्टिंग हिज क्लेम और जो भी रिलीफ है, रेमेडी है, जो भी आपके पास स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको विद इन टाइम प्रेजेंट करना है, ठीक है। पार्टीज ये सब स्टेटमेंट्स हैं वो सबमिट कर सकती हैं, और अगर उनके पास कोई और एविडेंस है तो फिर वो भी सबमिट करेंगे। रिस्पोंडेंट इन सपोर्ट ऑफ हिज केस कोई काउंटर क्लेम भी सबमिट कर सकता है, या फिर कोई प्लीड भी कर सकता है, जो कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में हम एडजुडिकेट कर देंगे अगर काउंटर क्लेम या फिर वो सेट ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के स्कोप में है, मतलब वो वैलिड है, वो आप कर सकते हैं। जनरली कुछ भी वेग नहीं होना चाहिए। और ईदर पार्टी अमेंड या फिर सप्लीमेंट कर सकती है अपने क्लेम को या फिर डिफेंस को इन कोर्स ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स अनलेस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसीडर्स इट इनअप्रोप्रिएट। मतलब आप अमेंड कर सकते हो, पर अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि इनअप्रोप्रिएट है या फिर ये नहीं करना चाहिए या फिर इसकी वजह से अब आप लेट हो चुके हो ये सब करने के लिए, तो फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है। Then statement of claim and defense under this section shall be completed within a period of 6 months. अब ये आ गई टाइमलाइन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। ये आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जो भी स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस है वो आपको 6 महीने के अंदर फाइल करना है, या फिर जो भी नोटिस है राइटिंग में सिंस द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ये आपको आर्बिट्रेशन में सबमिट करना है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये सब सेम ही चीज़ दे रखी है, तो आप रीड कर लेना। हम एग्जाम्पल पे आते हैं।
टू कंपनीज एक्स एंड वाई आर इन्वॉल्व इन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज है फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एक्स जो है वो वाई पे केस फाइल करता है फॉर कॉजिंग फाइनेंशियल लॉसेस, वाई डिनाई करता है ऐसे एलिगेशंस और कहता है कि ये मेरे ये जो डीलेज हैं दीज आर जस्टिफाइड ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स अनफोल्ड होती हैं, एक्स रियलाइज करता है कि उसको अपने जो इनिशियल क्लेम है वो अमेंड करना है और उसको एडिशनल डैमेजेस इंक्लूड करना है रिलेटेड टू व्हाट दे बिलीव आर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डीलेज। और एक स्पेसिफिक एग्रीमेंट है पार्टीज के बीच में रिगार्डिंग डेडलाइंस फॉर अमेंडिंग क्लेम्स। तो क्योंकि उन्होंने एक डेडलाइन ऑलरेडी एग्रीमेंट में डाल रखी है, तो अगर एक्स जो है वो उस डेडलाइन के विद इन प्रोसीड फाइल कर देता है तब तो वो अपना क्लेम अमेंड कर सकता है। पर अगर उस टाइमलाइन के बाहर चला जाता है उसके फाइल करने का जो टाइम है, तब वो उस बेसिस पे फिर वो उसकी रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाएगा। देन आता है हियरिंग एंड रिटन प्रोसीडिंग्स। ट्रिब्यूनल जो है वो डिसाइड करेगा कि ओरल हियरिंग्स करनी है या नहीं करनी है, या फिर सारे जो भी प्रोसीडिंग्स है वो रिटन बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो ओरल हियरिंग्स कर सकता है एट एन एप्रोप्रिएट स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स, या फिर अगर पार्टी रिक्वेस्ट करती है तो भी ओरल हियरिंग्स वो कर सकता है। ठीक है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल एज फार एज पॉसिबल होल्ड ओरल हियरिंग्स फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस और फॉर ओरल आर्गुमेंट ऑन डे टू डे बेसिस एंड नॉट ग्रांट एनी एडजर्नमेंट्स अनलेस सफिशिएंट कॉज इज मेड आउट। ठीक है, मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अपने डिस्कशन पे अगर उसे लगता है कि हाँ ओरल हियरिंग्स हमें करनी है, हमें कर लेनी चाहिए, तो वो कर सकता है। अदरवाइज अगर पार्टीज रिक्वेस्ट करती है वो तब भी कर सकता है। पार्टीज को एक सफिशिएंट एडवांस में नोटिस जाएगा फॉर एनी hearing and of any meeting of arbitral tribunal for purpose of inspection of documents, goods or other property। अगर कोई भी इंस्पेक्शन होना है डॉक्यूमेंट्स का या गुड्स का या किसी भी प्रॉपर्टी का, तो उसका एडवांस नोटिस पहले से ही चला जाना चाहिए पार्टीज के पास। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स और अदर इन्फॉर्मेशन सप्लाइड टू और मेड टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बाय वन पार्टी शैल बी कम्युनिकेटेड टू अदर पार्टी। मतलब ये यही कह रहे हैं कि जो भी स्टेटमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स या इन्फॉर्मेशन आप सप्लाई करते हैं दोनों पार्टीज के बीच में वो कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए। अब अगेन ये सेम चीज़ लिखी हुई है, वापस से हम एग्जांपल पे आ जाते हैं। इन कंट्रैक्चुअल डिस्प्यूट बिटवीन कंपनी ए एंड बी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स होती हैं, कंपनी बी रिस्पोंडेंट है यानी जिसके अगेंस्ट क्लेम फाइल किया गया है, ये ओरल हियरिंग रिक्वेस्ट करती हैं। Arbitral tribunal consisting of neutral arbitrators assess the request's merits, recognizing case complexity, दे डिसाइड टू ग्रांट द ओरल हियरिंग। ठीक है, तो वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है कि हम लोग ओरल हियरिंग ग्रांट कर देते हैं और प्रोसीडिंग के दौरान दोनों पार्टीज प्रेजेंट करती हैं आर्गुमेंट्स इन पर्सन, प्रोवाइडिंग अ डायनामिक फोरम फॉर क्लैरिफिकेशन। तो एक्सपर्ट विटनेसेस टेस्टिफाई एनहांसिंग अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें बस ये लोग ये कह रहे हैं कि ओरल हियरिंग अलाउ हो गई है क्योंकि पार्टीज ने रिक्वेस्ट किया था और वो ओरल हियरिंग दूसरी पार्टी को भी कम्युनिकेट कर दी गई है एंड एज अ रिजल्ट दोनों पार्टीज जो हैं उन्होंने अपने क्लेम्स को और अपने आर्गुमेंट्स को इन पर्सन प्रेजेंट कर दिया। अब आता है डिफॉल्ट ऑफ पार्टीज। अगर बिना सफिशिएंट कॉज के, मतलब आपके पास सफिशिएंट फैक्ट्स नहीं है अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए, विदाउट शोइंग सफिशिएंट कॉज द क्लेमेंट फॉल्स टू कम्युनिकेट हिज स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल टर्मिनेट द प्रोसीडिंग्स। क्लेमेंट कौन है? जिसने क्लेम फाइल किया। अब जिसने क्लेम फाइल किया है वही अपना स्टेटमेंट ऑफ क्लेम सबमिट नहीं करता है, तो ये तो मेन चीज होगी ना, अगर वही सबमिट नहीं करेगा तो फिर प्रोसीडिंग को तो टर्मिनेट करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया पहली चीज। अगर क्लेमेंट फेल हो जाता है तो दूसरे में कि अगर रिस्पोंडेंट फेल हो जाता है, अगर रिस्पोंडेंट कम्युनिकेट नहीं करता है अपने स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, तो इस केस में आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स जो है वो टर्मिनेट नहीं होंगी क्योंकि क्लेम ऑलरेडी फाइल हो चुका है। अब रिस्पोंडेंट को अपने आप को डिफेंड करना है, तो वो डिफेंड नहीं कर पाता है, तो इट डजंट मीन कि हम प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर देंगे, प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट नहीं होंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी बोलती है कि अ पार्टी फेल्स टू अपीयर एट एन ओरल हियरिंग और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उस केस में भी कंटिन्यू करेगा प्रोसीडिंग्स के लिए। मतलब आप किसी ओरल हियरिंग में नहीं है, आपने कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रेजेंट नहीं किया, आपकी गलती, प्रोसीडिंग्स तब भी होंगी। तो अगेन अब ये इसकी ये वापस आईसीआई ने लिखा हुआ है, हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स। अब इसमें है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो एक्सपर्ट्स भी अपॉइंट कर सकता है, एक या एक से ज्यादा एक्सपर्ट्स अपॉइंट कर सकता है अगर कोई स्पेसिफिक मैटर है तो जिसमें हमें एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए। ठीक है, रिक्वायर अ पार्टी टू गिव द एक्सपर्ट एनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अगर हमें उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हमें एक्सपर्ट को कोई इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत है इन कॉन्टेक्स्ट टू एनी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और गुड्स और अदर प्रॉपर्टीज फॉर हिज इंस्पेक्शन, तो हम वो दे सकते हैं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इसकी रिक्वेस्ट ग्रांट कर सकता है। और अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टीज, अगर कोई पार्टी रिक्वेस्ट करती है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को कि एक्सपर्ट को आफ्टर डिलीवरी ऑफ हिज रिटन और ओरल रिपोर्ट पार्टिसिपेट इन एन ओरल हियरिंग वेयर पार्टीज हैव अपॉर्चुनिटी टू पुट क्वेश्चंस टू हिम और टू प्रेजेंट एक्सपर्ट विटनेस इन ऑर्डर टू टेस्टिफाई ऑन द पॉइंट्स एट इशू। मतलब पार्टीज रिक्वेस्ट करती हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से कि किसी भी ओरल या रिटन रिपोर्ट के बाद वो एक्सपर्ट ओरल हियरिंग में भी पार्टिसिपेट कर सके, जिसमें उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाए टू आस्क रेलेवेंट क्वेश्चंस, तो वो भी आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ग्रांट कर सकता है। ऑफ कोर्स दोनों पार्टीज के एग्रीमेंट के, मतलब दोनों पार्टीज एग्री करेंगी तभी। इसमें भी है अगर दोनों पार्टीज एग्री करेंगी तो एक्सपर्ट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ अ पार्टी मेक अवेलेबल टू दैट पार्टी फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स, गुड्स और अदर प्रॉपर्टीज इन पोजेशन ऑफ द एक्सपर्ट विद व्हिच ही वाज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर हिज रिपोर्ट। तो इसमें ये है कि दोनों पार्टीज के कंसेंट से आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो अलाउ कर सकता है। अब इसमें अगेन ये सेम चीज़ लिखी हुई है, हम एग्जांपल पे आते हैं। इन अ कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट बिटवीन डेवलपर एक्स एंड कॉन्ट्रैक्टर वाई, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फेसेस टेक्निकल intricacies related to structural defects. Both parties agree to appoint a neutral structural engineer as an expert. ठीक है, ट्रिब्यूनल सेलेक्ट्स एक्सपर्ट बेस्ड ऑन देयर क्वालिफिकेशंस। अपॉइंटेड एक्सपर्ट असेस द कंस्ट्रक्शन इश्यूज। ठीक है, तो वो इश्यूज को देखता है, वो डिटेल रिपोर्ट प्रेजेंट करता है और वो आर्बिट्रेशन हियरिंग में भी पार्टिसिपेट करता है। ट्रिब्यूनल रिलाइज ऑन एक्सपर्ट्स फाइंडिंग्स टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन इंश्योरिंग अ फेयर रेजोल्यूशन। तो इसमें जो हमने एक्सपर्ट का यूज़ किया है, एक्सपर्ट के अपॉइंटमेंट का जो यूज़ किया है फॉर स्पेशलाइज पर्सपेक्टिव, और हम एक मोर एक्यूरेट असेसमेंट कर पाए, दिस इज ऑल वैलिड क्योंकि दोनों पार्टीज ने एग्री किया था। देन कोर्ट असिस्टेंस इन टेकिंग एविडेंस।
अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को लगता है कि उसे कोर्ट की असिस्टेंस चाहिए किसी एविडेंस में, तो वो एक एप्लीकेशन करेगा कोर्ट को, जिसमें वो क्या क्या स्पेसिफाई करेगा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर्स, जनरल नेचर ऑफ क्लेम, मतलब किस चीज़ का क्लेम है, क्या नेचर है, किस कॉन्टेक्स्ट में है, क्या एविडेंस चाहिए उसको, नेम एंड एड्रेस ऑफ एनी पर्सन, मतलब किसी विटनेस या एक्सपर्ट अगर इन्वॉल्व है तो उसका भी नेम एंड एड्रेस, और डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन या फिर कोई भी प्रॉपर्टी जिसको इंस्पेक्ट करना है, ये सारी डिटेल्स एप्लीकेशन में होनी जरूरी है। देन कोर्ट में विद इन इट्स कॉम्पिटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स रूल्स, कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा और फिर वो एविडेंस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को दे सकता है अगर उसके पास अवेलेबल है तो। और courts may issue the same processes to witnesses as it may issue in its suit tried before it, or persons failing to attend in accordance with such process or make any other default or refusing to give their evidence or guilty of contempt, मतलब अगर वो एविडेंस नहीं देते हैं या फिर उनके पास उनके ऊपर कोई एलिगेशन होते हैं, वो इस चीज़ को लेकर गिल्टी होते हैं इन कंटेम्प्ट टू आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ड्यूरिंग कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, तो उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, उनको पनिशमेंट भी दे सकता है कोर्ट। मतलब कोर्ट के पास इतनी पावर है कि अगर कोई भी पर्सन ऐसे गिल्टी होता है ऑफ मिसकंडक्ट या कोई डिफॉल्ट या कोई एविडेंस वो नहीं प्रोवाइड करता है, तो कोर्ट उसके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है, उसको पनिशमेंट दे सकता है। इन द सेक्शन एक्सप्रेशन प्रोसेसेस इंक्लूड्स, हाँ तो इसमें जो प्रोसेस है इसमें अगर आप समन करते हो, कोई कमीशन है, तो ये सब भी इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, हमें मान के चलते हैं। फिर ये सब वापस रिपीट करके लिखा हुआ है, हम आते हैं एग्जाम्पल पे। एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन चल रही है बिटवीन दिल्ली फ्रूट्स बाजार एंड लंडन फ्रूट्स जूस। द क्रूशल एविडेंस रिजाइड्स इन फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन, मतलब जो मेन एविडेंस है वो फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है इन सब चीज़ों में, तो वो कोर्ट की असिस्टेंस सीख करता है और वो एक रिक्वेस्ट फाइल करता है आउटलाइनिंग द नीड फॉर असिस्टेंस। कोर्ट जो है वो देखता है कि वो रिकग्नाइज करता है आर्बिट्रेशन प्रोसेस की इंपॉर्टेंस और फिर वो एक ऑर्डर इशू करता है फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस, तो यानी कोर्ट अपनी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है और वो अपने वो एविडेंस आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को प्रोवाइड कर देता है। देन मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, तो इसमें अब हम फाइनली आर्बिट्रल अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे और प्रोसीडिंग्स को हम टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं, प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो भी सकते हैं और कैसे हो सकते हैं, ये सब अब हम पढ़ेंगे। तो आर्बिट्रल अवार्ड क्या होता है? आर्बिट्रल अवार्ड जैसे जो कोर्ट ऑफ लॉ है वो जजमेंट देता है ना, वैसे आर्बिट्रल अवार्ड होता है, ये एक फाइनल आउटकम होता है, एक फाइनल डिसीजन होता है जो कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देता है उस मैटर के ऊपर जिस मैटर के ऊपर पार्टीज लड़ रही होती है, उनका डिस्प्यूट चल रहा होता है। ठीक है, आर्बिट्रल अवार्ड इज अ रेमेडी टू पार्टीज डिपेंडिंग ऑन इशू ऑफ डिस्प्यूट, जिसमें क्या होता है, एक इंजंक्शन होता है, मतलब ऑर्डर ऑफ कोर्ट डायरेक्टिंग अ पार्टी टू स्टॉप एन एक्शन, एक मॉनिटरी अवार्ड होता है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, और इंसेंटिव्स होते हैं, मतलब आर्बिट्रेटर अपने डिस्क्रिप्शन पे इंसेंटिव्स ऐड भी कर सकता है फॉर सर्टेन बिहेवियर्स टू एनकरेज पार्टीज टू सूट्स द अवार्ड। अब आता है जनरल प्रिंसिपल्स, हु कैन चैलेंज, ओनली अ पार्टी टू आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन चैलेंज एन आर्बिट्रल अवार्ड, मतलब फाइनल आउटकम आ चुका है, अब अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ पार्टीज ऑफ एग्रीमेंट ही, पार्टीज मतलब जो पार्टीज हैं आर्बिट्रेशन की वही चैलेंज कर सकती है, वही कोई अपील कर सकती है इसके अगेंस्ट, ठीक है, और कोई थर्ड पर्सन नहीं कर सकता है। देन अथॉरिटी, सिर्फ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ही अवार्ड दे सकता है, एक जो अवार्ड है उसे, एन अवार्ड कैन ओनली बी चैलेंज बिफोर अ कोर्ट विच वुड इंक्लूड अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड अ हाई कोर्ट, ठीक है, मतलब अगर हमें किसी आर्बिट्रल अवार्ड को अगर हमें चैलेंज करना है तो वो सिर्फ कोर्ट के आगे ही चैलेंज हो सकता है, ऐसे ही किसी और के आगे नहीं हो सकता। देन टाइमलाइन, एक टाइमलाइन है कि किस टाइम के अंदर आर्बिट्रल अवार्ड को हमें इशू कर देना चाहिए, और वो टाइमलाइन क्या है कि हमें 3 महीने के अंदर, अगेन ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि हमें 3 महीने के अंदर फ्रॉम व्हेन अवार्ड इज रिसीव्ड बाय पार्टी हमें आर्बिट्रल अवार्ड को रेज करना है विद मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ 30 मोर डेज बाय कोर्ट के डिसीजन में हमें मैक्सिमम 30 डेज का एक्सटेंशन भी मिल सकता है। इसका एग्जांपल कर लेते हैं, अवार्ड को हमने 1 Jan 2023 में रेंडर किया था और अवार्ड को हम चैलेंज कर सकते हैं कब, 3 महीने के अंदर, विच कुड बी यानी कि मार्च 2023 तक, विच कुड बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 30 डेज, यानी कि 30 अप्रैल तक, मतलब अगर हमें चैलेंज करना है तो हमें 3 महीने के अंदर चैलेंज करना ही होगा, और अगर आप चाहो तो आपको 30 डेज का एक्सटेंशन और मिल सकता है। देन आता है ऑटोमेटिक स्टे, देयर इज नो ऑटोमेटिक स्टे ऑन द एनफोर्समेंट, मतलब पार्टीज को स्टे के लिए स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करना होगा और कोर्ट भी ग्रांट कर सकता है, और वो अगर उनको कुछ कंडीशंस लगाने हैं तो वो भी कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 4 टाइप के आर्बिट्रेशन अवार्ड होते हैं, फाइनल, इंटरिम, सेटलमेंट और एडिशनल अवार्ड। फाइनल अवार्ड क्या होता है? फाइनल अवार्ड एकदम फाइनल होता है, फाइनल आउटकम होता है जिसमें आप सारे इश्यूज को एडजुडिकेट कर चुके हैं और वो आर्बिट्रेशन में सबमिट हो चुका है, ये होता है फाइनल अवार्ड। इंटरिम अवार्ड वो होता है जो कि तब इशू किया जाता है जब फाइनल अवार्ड आने वाला होता है, मतलब फाइनल अवार्ड आने में वो इन प्रोसेस है और अभी क्योंकि फाइनल अवार्ड नहीं आया तो हमने इंटरिम अवार्ड इशू कर दिया, ठीक है, तो जब तक फाइनल इशू नहीं होता तब तक हम इंटरिम इशू कर देते हैं, जब तक फाइनल इशू नहीं होता, तो इसको हम इंटरिम बोलते हैं। सेटलमेंट अवार्ड होता है कि आर्बिट्रेशन की प्रोसेस के बीच में ही, आर्बिट्रेशन प्रोसेस के बीच में ही पार्टीज डिसाइड करते हैं कि हम सेटल कर लेते हैं, तो फिर उसको हम सेटलमेंट अवार्ड बोलते हैं। एडिशनल अवार्ड ये होता है कि मान लो 4 चीज़ें A B C D, ठीक है, चारों चीज़ों के ऊपर अवार्ड आ चुका है, ठीक है, चारों चीज़ें जो हैं, चारों इश्यूज जो हैं वो हमने कंसिडर कर लिए हैं। अब एक पार्टी है, पार्टी को मान लो अवार्ड इशू होने के बाद सारी चीज़ें कंसिडर करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि यार ये 3 चीज़ें तो ठीक है, A B C तो ठीक है, लेकिन डी में उसको प्रॉब्लम लग रही है कि डी को उसको कुछ अमेंड करना है, उसको वो इस डी से सेटिस्फाई नहीं करता है, तो इस केस में क्या होगा, हम डी को वापस देखेंगे, इस वाले पॉइंट को हम वापस देखेंगे एंड उसके रिगार्ड में हम एक एडिशनल अवार्ड इशू कर देंगे, ठीक है। एक दूसरा अवार्ड, अब इस ये भी आप कब कर सकते हो, विद इन 30 डेज, ठीक है, मतलब मैं वापस से बताती हूँ।
हमारे 4 इश्यूज हैं, चारों इश्यूज कंसिडर हो चुके हैं और चारों इश्यूज कंसिडर होने के बाद फाइनल अवार्ड आ चुका है, ठीक है। लेकिन एक पार्टी है और उस पार्टी को वो पार्टी देखती है और 30 दिन के अंदर अंदर अगर उसे उसे लगता है कि ये 3 इश्यूज तो ठीक है, ए बी सी तो ठीक है, लेकिन डी वाले इशू में उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डी वाले इशू को वो ऑब्जेक्ट करता है, तो 30 दिन के अंदर वो वापस ये क्लेम कर सकता है, वो सबमिट कर सकता है अपना जो भी ऑब्जेक्शन है और उस केस इसके रिगार्ड में उसे एडिशनल अवार्ड इशू कर दिया जाएगा। हम एक बार इसको यहाँ से रीड कर लेते हैं। When a final award has been rendered, but it is later found out that certain claims that have been submitted to arbitral tribunal were not resolved or adjudicated, मतलब उसको वो रिजॉल्व नहीं किया गया और अवार्ड इसे इशू कर दिया और उसको इस चीज़ से ऑब्जेक्शन है, तो पार्टीज जो है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के लिए फॉर एडिशनल अवार्ड कवरिंग दोज इशूज, यानी कवरिंग दिस इशू डी, और ये रिक्वेस्ट जो है 30 दिन के अंदर होनी चाहिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, टाइमलाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आता है एग्जाम्पल, नागपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एंटर इनटू अ लॉन्ग टर्म कंसेशन एग्रीमेंट विद नागपुर एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड टू डेवलप एंड ऑपरेट एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो, जिसमें कि इंक्लूडेड ब्रेडिंग एंड रोलिंग स्टॉक। निम्बल वांट टू रन मेट्रो सर्विसेज फॉर 30 ईयर्स। एग्रीमेंट 2008 में एंटर हुआ, 2012 में टर्मिनेट हो गया। मेन डिसएग्रीमेंट्स क्या क्या थे? ये 4 मेन डिसएग्रीमेंट्स थे और अब इसके भी सिनारियोज दिए हैं, 4 सिनारियोज दिए हैं। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अवार्ड देता है डीलिंग विद ऑल 4 एग्रीमेंट्स, और अब कुछ भी मतलब सारी चीज़ें चारों के चारों एग्रीमेंट जो है इनको कंसिडर कर लिया गया है, डील कर दिया गया है और कुछ नहीं बचा, तो ये हमारा कौन सा अवार्ड हो जाएगा? हमारा फाइनल अवार्ड हो जाएगा। सेकंड होता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो सिर्फ ए बी सी ये वो सिर्फ 3 में ही डील करता है, वो चौथे को देखता ही नहीं है, वो सिर्फ 3 में डील करता है। तो और ये वाला जो अवार्ड होगा ये एक इंटरिम अवार्ड होगा, ठीक है। आर्बिट्रेटर्स इन्फॉर्म द पार्टीज दैट दे विल रीएंडर अनदर अवार्ड डीलिंग विद डिसएग्रीमेंट डी। अब इसको कंफ्यूज मत कर देना कि एडिशनल अवार्ड है। एडिशनल अवार्ड में क्या होता है, डी वाले को भी कंसिडर कर लिया जाता है, चारों को कंसिडर करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि इसको रिजॉल्व नहीं किया गया प्रॉपर्ली, फिर 30 दिन के अंदर हम उस बच्चे इशू को भी रिजॉल्व कर देते हैं। इसमें क्या है, इसमें 3 को ही किया गया, इसमें एक को करा ही नहीं है, तो इसको हम इंटरिम अवार्ड बोलते हैं, यानी अब इसको भी कंसिडर करते हुए फाइनल अवार्ड आएगा, वो इन प्रोसेस है। थर्ड है कि थर्ड वाले में आ जाता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो रियलाइज़ करता है कि उन्होंने सिर्फ ए सी और डी डिसएग्रीमेंट से ही डील किया है, और एक पार्टी जो है वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के नोटिस में लेके आती है फॉर डिसएग्रीमेंट बी, ठीक है। तो ये एक एडिशनल अवार्ड हो जाएगा, क्योंकि इसमें अगेन अब इसमें यहाँ पे ये बता दिया है कि दे ब्रिंग इट इनटू नोटिस ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, और कितने में ला सकते हैं, 30 दिन के अंदर ही ला सकते हैं, तो इसलिए एडिशनल अवार्ड हो जाएगा। और चौथे सिनेरियो में ये है कि प्रोसेस के बीच में उन पार्टीज को रियलाइज होता है कि वो सेटल कर लेंगे, और जहाँ पे भी सेटलमेंट होता है सबमिटेड सेटलमेंट एग्रीमेंट, उसको हम सेटलमेंट अवार्ड बोलते हैं। देन आता है आर्बिट्रल अवार्ड, where place of arbitration is situated in India. In an arbitration other than an international commercial arbitration, arbitral tribunal shall decide disputes submitted to arbitration in accordance with substantive law for time being in force in India. अब इसमें बात क्या कर रहे हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के किस वे में उसको डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है, वो तब देखेगा जो भी लॉ चल रहा है उस टाइम पे इंडिया में। अगर कोई इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन है तो फिर हम डिस्प्यूट्स देखेंगे इन अकॉर्डेंस विद रूल्स ऑफ लॉ डेजिग्नेटेड बाय पार्टीज, मतलब जो पार्टीज ने डिसाइड कर रखा होगा, और अगर पार्टीज ने डिसाइड नहीं कर रखा होगा तो फिर जिस भी कंट्री का लीगल सिस्टम वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, और जिस जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो है जिस फॉरेन कंट्री से रिलेटेड वो होगा डायरेक्टली उसके सब्सटैंटिव लॉ को हम कंसिडर कर लेंगे। फेलिंग एनी डेजिग्नेशन ऑफ लॉ बाय पार्टीज, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर दोनों में से कुछ भी डिसाइड नहीं होता तो फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि उसे कौन से लॉज लगाने चाहिए जो कि एप्रोप्रिएट होंगे इन दोज गिवन सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द डिस्प्यूट। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा ओनली इफ द पार्टीज हैव एक्सप्रेसिवली ऑथराइज्ड टू डू सो। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल तभी डिसाइड करेगा जब पार्टीज ने उसको अलाउ कर रखा है तो। और व्हाइल डिसाइडिंग एंड मेकिंग एन अवार्ड, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल इन ऑल केसेस, वो सारे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ट्रेड यूजेजेस मतलब सारी चीज़ों को कंसिडर करके वो अवार्ड इशू करेगा। देन ये सब वापस लिख रखा है। देन डिसीजन मेकिंग बाय पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, अगर एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर्स हैं तो फिर मेजॉरिटी के बेसिस पे हम लोग जो प्रोसीडिंग्स हैं मेजॉरिटी के बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेंगे, और अगर जो ऑथराइज पार्टीज़ हैं if authorized by parties or members of arbitral tribunal, questions of procedure may be decided by presiding arbitrator। मतलब अगर पार्टीज ने ऑथराइज कर रखा है तो प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर यानी जो सबसे पहला आर्बिट्रेटर होगा उसके वो डिसाइड कर लेगा। देन आता है यहाँ पे एग्जाम्पल, ये कोकोनट ऑयल कंपनी और ब्लू एंड कंपनी एंटेड इन कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई सर्टेन गुड्स बाय फॉर्मर टू लैडर। देयर अरोज कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट बिटवीन देम, और 3 मेंबर आर्बिट्रेटर मतलब 3 आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में जो है वो 3 मेंबर है, मतलब पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स में 3 मेंबर हैं जो कि आर्बिट्रेटर्स हैं, ठीक है। और इसमें ये क्या कहते हैं, इस एग्जाम्पल में यही होता है कि 2 आर्बिट्रेटर्स तो एग्री कर लेते हैं और एक आर्बिट्रेटर्स डिसीजन को अपोज करता है। तो इस केस में ये होगा कि सिग्निफिकेंस ऑफ मेजॉरिटी रूल इन आर्बिट्रल प्रोसेस, इसमें जो क्योंकि मेजॉरिटी होती है तो जो मेजॉरिटी वाले जो डिसीजन लेते हैं वो उसको कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि वो उसे हम मान लेते हैं कि वो क्लियर डिसीजन रीच हो चुका है ड्यू टू सिग्निफिकेंस ऑफ मेजॉरिटी रूल इन आर्बिट्रल प्रोसेस। अब आता है टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जितने भी टाइम लिमिट्स हैं ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेटली आते हैं केस स्टडीज़ में। तो द अवार्ड इन मैटर्स अदर दैन इंटरनेशनल, अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अलावा वाले आर्बिट्रेशन की बात कर रहे हैं, जो कि 12 महीने के अंदर फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्लीडिंग्स, मतलब जो भी आपकी प्रोसीडिंग्स है वो कंप्लीट हो चुकी हैं और उन प्रोसीडिंग्स के कंप्लीट होने के 12 महीने के अंदर अंदर आर्बिट्रल अवार्ड आपको इशू करना है। सो 12 महीने सुपर 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मैटर है तब भी आपको जो
आर्बिट्रल अवार्ड है वो आपको 12 महीने के अंदर ही इशू करना है, ठीक है। पता नहीं अलग अलग क्यों दे रखा है, जब दोनों में 12 महीने में ही इशू करना है। तो इफ द अवार्ड इज मेड विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, अगर वैसे तो 12 महीने अलाउड है, लेकिन अगर 6 महीने के अंदर आप इशू कर देता है हमारा ट्रिब्यूनल अवार्ड, तो क्या कहता है, जो भी आपने पहले से एडिशनल फीस डिसाइड कर रखी होती है, पार्टीज ने जो डिसाइड कर रखी होती है, वो एडिशनल फीस पार्टीज जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को पे करेंगे। पार्टीज कंसेंट, पार्टीज में बाय कंसेंट एक्सटेंड पीरियड, मतलब अगर उन्हें लगता है कि अवार्ड का पीरियड एक्सटेंड करना है तो फिर वो मैक्सिमम 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कितने महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं, 6 महीने तक एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर अवार्ड आपने उस डेफिनेट टाइम पीरियड में इशू नहीं किया, ठीक है, या फिर आपने एक्सटेंडेड पीरियड में भी इशू नहीं किया, तब क्या होगा, 5% की फीस लगेगी हर महीने के लिए, मतलब पाँच महीने की फीस लगेगी, मतलब 5 महीने की फीस डिडक्ट होती जाएगी। मान लो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है उसको कोई एक्स अमाउंट जाना था, तो अब क्या होगा, क्योंकि उसने स्पेसिफाइड टाइम में और एक्सटेंडेड टाइम में भी उसने इशू नहीं किया आर्बिट्रल अवार्ड, तो अब जो भी एक्स अमाउंट होगा एक्स माइनस 5% मिलेगा इसको, यानी इसकी फीस में से 5% रिडक्ट होकर मिलेगा, इसको रिड्यूस होकर मिलेगा, एंड ये हर महीने लेवेबल होगा जब तक ये डिले करता जाएगा, ठीक है, 5% हर महीने की बेसिस से। देन उसके बाद प्रोवाइडेड दैट आर्बिट्रेटर शैल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर फीस इज रिड्यूस्ड, डेफिनेटली हमारा लॉ एकदम फेयर है, तो हाँ हम अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड सबको देते हैं, तो आर्बिट्रेटर को भी मिलेगी। अब एक्सटेंशन जो है ये हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो, और ये एक्सटेंशन आपको तभी ग्रांट होता है अगर कोई सफिशिएंट कॉज होता है ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी इम्पोज्ड बाय कोर्ट। अब ये सब सारी बेसिक सी वही सब चीज़ लिखी हुई हैं। अगर आर्बिट्रेटर आपने अपॉइंट किया है इस सेक्शन में, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल दस रिकंस्टिट्यूटेड शैल बी डीम्ड टू बी इन कंटिन्यूएशन ऑफ प्रीवियसली अपॉइंटेड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, मतलब अगर कोई मान लो कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल था और अब इसको हटा दिया गया है, अब ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नहीं है, तो फिर जो नया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो जो हमने अपॉइंट किया है, इसको हम कब से मान लेंगे, हम मान लेंगे कि जब इसको अपॉइंट किया गया था इसके प्रीवियसली अपॉइंटेड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के कंटिन्यूएशन में ही इसको अपॉइंट किया गया, और तभी से हम लोग मान लेंगे कि इसका अपॉइंटमेंट हो चुका है। It shall be open to court to impose actual or exemplary costs upon any of the parties under this section। अगर कोर्ट को लगता है कि उसको कोई और एडिशनल कॉस्ट लगानी है तो वो लगा सकता है। और अगेन ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी कोर्ट को as expeditiously as possible, and endeavor shall be made to dispose of matter within a period of 60 days from the date of service of notice on the opposite party, ठीक है। ये जो 5th पॉइंट लिखा हुआ था कि सफिशिएंट कॉज में ही आपको एक्सटेंशन ग्रांट होता है, तो ये भी आपको 60 डेज़ के अंदर आपको मैटर डिस्पोज करना है, और मतलब जब से अपोजिट पार्टी को नोटिस मिलेगा तब से। अब आता है एग्जाम्पल, इफ प्लीडिंग्स आर कंप्लीटेड ऑन 12/4 मतलब 12 अप्रैल 2022, तो अवार्ड कब तक मिलना चाहिए, डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन है 2023 तक, और अगर मतलब 12/4/2023 तक, और अगर इंटरनेशनल है तो तब भी कोई टाइम लिमिट तो नहीं है, बट ट्रिब्यूनल को ट्राई करना चाहिए कि 12 महीने के अंदर अंदर उसे मिल जाए। अब आता है फास्ट ट्रैक प्रोसीजर, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फास्ट ट्रैक मतलब अब इसमें क्या होता है, नॉर्मली हम लोग 12 महीने के अंदर आर्बिट्रल अवार्ड आपको देना होता है, लेकिन फास्ट ट्रैक में आप 6 महीने के अंदर, कितने 6 महीने के अंदर आप दे सकते हैं। और ये जो फास्ट ट्रैक वाला है, ये पार्टीज जो हैं ये पहले से ही डिसाइड करके रखते हैं, ठीक है। और आर्बिट्रेटर फास्ट ट्रैक वाले में आप सिर्फ एक ही सोल आर्बिट्रेटर, एक ही आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो, इसमें कोई पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर नहीं होता है, ठीक है। अब फास्ट ट्रैक के लिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है कि किस बेसिस पे रिटन प्लीडिंग्स होंगी, डॉक्यूमेंट्स होंगे, सबमिशंस होंगे, मतलब इसका ये है कि इसमें कोई भी ओरल हियरिंग नहीं होती, नो ओरल हियरिंग, सब कुछ रिटन बेसिस पे ही होता है, ठीक है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास पावर होती है टू कॉल फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन और क्लैरिफिकेशन। ओरल हियरिंग तभी हो सकती है अगर पार्टीज रिक्वेस्ट करती हैं तो, और कुछ नेसेसिटी है कुछ इशूज़ को क्लैरिफाई करने के लिए तभी। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो भी टेक्निकल फॉर्मेलिटीज है उनसे डिस्पेंस करती है अगर कोई ओरल हियरिंग है तो, और वो सब उस बेसिस पे वो एज अ प्रोसीजर जो भी अप्रोप्रिएट होता है वो उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, आर्बिट्रल इसमें अवार्ड जो है वो आपको 6 महीने के अंदर देना होता है, नॉर्मली 12 महीने होता है, पर फास्ट ट्रैक में आपको 6 महीने के अंदर देना होता है। देन जो फीस होती है आर्बिट्रेटर को एंड द मैनर ऑफ पेमेंट ऑफ फीस वो वैसा ही होता है जैसे कि आर्बिट्रेटर और पार्टीज आपस में डिसाइड करते हैं। अब ये एग्जाम्पल है, ये भी एग्जाम्पल आप पढ़ लेना। देन सेटलमेंट, it is not incompatible with an arbitration agreement for an arbitral tribunal to encourage settlement of the dispute, and with the agreement of parties arbitral tribunal may use mediation, conciliation or other procedures at any time during the arbitral proceedings to encourage settlements। मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को अगर सेटल करने के लिए मीडिएशन, कंसिलिएशन या कोई भी बाकी प्रोसीजर अगर उसको लगाना है तो वो कर सकता है फॉर सेटलमेंट, दोनों पार्टीज के बीच में सेटलमेंट करवाने के लिए, ठीक है। अगर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के बीच में पार्टीज डिस्प्यूट को सेटल कर देती हैं तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर देगा अगर पार्टीज रिक्वेस्ट करती हैं और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ऑब्जेक्ट नहीं करता है, ठीक है। आर्बिट्रल अवार्ड ऑन एग्री टर्म शैल बी मेड इन अकॉर्डेंस इन सेक्शन 31 एंड शैल स्टेट दैट इट इज एन आर्बिट्रल अवार्ड। ऑफ कोर्स आप सेटलमेंट अवार्ड इशू कर देते हो, और आर्बिट्रल अवार्ड ऑन एग्री टर्म शैल हैव सेम स्टेटस, मतलब उसका सेम स्टेटस होगा जैसे कि अगर आप नॉर्मली बाकी आर्बिट्रल अवार्ड इशू करते हैं ऑन सब्सटेंस ऑफ द डिस्प्यूट। अब इधर एग्जाम्पल पे आ जाता है, राजा और रवि के बीच में एक डिस्प्यूट था रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ गुड्स। जो केस है वो आर्बिट्रेशन में चला गया, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई और मिस्टर सौरभ आर्बिट्रेटर थे, पर प्रोसीडिंग्स के बीच में ही पार्टीज ने डिसाइड किया कि वो डिस्प्यूट सेटल कर देंगे। उन्होंने मिस्टर सौरभ को रिक्वेस्ट की कि वो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट कर दे। अब सौरभ जो है वो रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी कर सकता है रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट अगर सर्कमस्टांसेस जो है वो अपोज करते हैं पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, मतलब फ्रॉड और अनफेयर टर्म्स। मतलब अगर पार्टीज रिक्वेस्ट करती है सेटलमेंट के लिए तो जो आर्बिट्रेटर है
वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस कर लेता है, पर वो रिजेक्ट तब करता है अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है, मतलब कुछ फ्रॉड है या कोई गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, कोई अनफेयर टर्म्स है सेटलमेंट के लिए तब। देन आता है फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड शैल बी मेड इन राइटिंग एंड शैल बी साइंड बाय मेंबर्स ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो पहली बात तो ये वाला, अगर जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स हैं एक से ज़्यादा आर्बिट्रेटर के साथ हैं तो मेजॉरिटी मेंबर्स के सिग्नेचर होने जरूरी है, और आर्बिट्रल अवार्ड शैल स्टेट रीजंस अपॉन विच इट इज बेस्ड अनलेस पार्टीज ने एग्री किया है। मतलब आर्बिट्रल अवार्ड में लिखा होना चाहिए कि रीजंस लिखे होने चाहिए। अब रीजन लिखे होने जरूरी नहीं है, अगर पार्टीज ने एग्री करा है कि कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। और अवार्ड जो है वो एग्री टर्म्स के अंडर है, अंडर सेक्शन 30। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल स्टेट करेगा डेट एंड प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन, और एक साइंड कॉपी हर पार्टी के पास डिलीवर होगी, और एट एनी टाइम ड्यूरिंग आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक इंटरिम आर्बिट्रल अवार्ड इशू कर सकता है ऑन एनी मैटर विद रिस्पेक्ट टू व्हिच इट विल टेक अ फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड। अब इसमें नेक्स्ट ये है कि अगर जैसे कि पार्टीज ने अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टीज, अगर कोई पेमेंट अगर किसी सम का पेमेंट होना है, ठीक है, ऑन होल और एनी पार्ट ऑफ मनी, कोई इंटरेस्ट भी लगना है, तो फिर वो इंटरेस्ट कैसे लगेगा? द होल और एनी पार्ट ऑफ द पीरियड बिटवीन द डेट ऑन विच कॉज ऑफ एक्शन अरोज एंड द डेट ऑन विच अवार्ड इज मेड। मतलब उस डेट पे जब ये एक्शन हुआ है और उस डेट पे जब ये अवार्ड मेड किया गया है, इन दोनों डेट्स के बीच में जो इंटरेस्ट लगेगा उस बेसिस पे पेमेंट होगी। और अगर आपने कोई भी टाइम पीरियड डिसाइड नहीं कर रखा है तो पेमेंट कैसे होगी? जो इंटरेस्ट मार्केट रेट का जो इंटरेस्ट चल रहा है पहले तो वो प्लस 2% हायर, मतलब जो इंटरेस्ट चल रहा होगा प्लस उसमें 2% और ऐड करके आपको इंटरेस्ट देना होगा। ये वाला प्रोविजन इसलिए डाल रखा है ताकि पार्टीज पहले से ही डिसाइड कर लें। देन इसमें बाकी ये सब लिखा हुआ है। और हाँ, ये वाला पॉइंट जो है कॉस्ट ऑफ एन आर्बिट्रेशन शैल बी फिक्स्ड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये वही बेसिक सा पॉइंट है। ये सारी बातें अगेन रिपीट हो रखी हैं, हम इधर अगेन एग्जांपल पे आ जाते हैं। इन अ कंस्ट्रक्शन डिस्प्यूट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हैविंग 3 आर्बिट्रेटर्स फॉलोइंग प्रोसीजरल गाइडलाइंस इशूज आर्बिट्रल अवार्ड बिटवीन बिल्डर नर्मदा कंस्ट्रक्शंस एंड मारवाड़ी डेवलपर्स। देन quantification of damages and legal reasoning, it has to agreed upon format providing clarity and specificity। तो डॉक्यूमेंट इंक्लूड करता है एक क्लियर ऑपरेटिव पार्ट जिसके बेसिस पे डिसीजन इशू हो रखे हैं, और अवार्ड डॉक्यूमेंट जो है वो सिर्फ 2 आर्बिट्रेटर ही साइन करते हैं और इसमें कोई रीजन मेंशन नहीं था। तो इसमें लोग ये कह रहे हैं कि जो आर्बिट्रेशन का ये जो डॉक्यूमेंट होता है इसमें सिर्फ 2 ही आर्बिट्रेटर साइन करते हैं, जबकि टोटल कितने आर्बिट्रेटर होते हैं? टोटल इसमें 3 आर्बिट्रेटर होता है, 3 आर्बिट्रेटर होता है, और इसमें बस 2 ही साइन करते हैं, और इसमें कोई रीजन मेंशन नहीं होता फॉर नॉट साइनिंग बाय द थर्ड आर्बिट्रेटर। तो ये वाला जो आर्बिट्रेटर ये जो अवार्ड है इसको हम वैलिड कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स विद मोर देन 1 डायरेक्टर सिग्नेचर ऑफ मेजॉरिटी ऑफ ऑल 3 मेंबर्स आर इंपॉर्टेंट, मतलब तीनों का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मेजॉरिटी में भी किसी एक का साइन नहीं होगा तो हम उसको इनवैलिड मान लेंगे। देन रिजीम फॉर कॉस्ट सेक्शन 31A, तो इसमें कॉस्ट की बात कर रहे हैं कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग से रिलेटेड जो कोर्ट है इट शैल हैव डिस्क्रिप्शन टू डिटरमाइन क्या कॉस्ट एक पार्टी दूसरी पार्टी को देगी, अमाउंट क्या है कॉस्ट का, और क्या कॉस्ट को इन सब कॉस्ट को पे करना है कि नहीं करना है। और इधर कॉस्ट का क्या मतलब है? फीस एंड एक्सपेंसेस ऑफ आर्बिट्रेटर्स, मतलब जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हो उसकी फीस भी जाती है, विटनेस को भी पैसे देते हो, कोर्ट की अगर असिस्टेंस सकते हो उसको भी पैसे देते हो, तो इन सब की फीस और एक्सपेंसेस, लीगल फीस एंड एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन फीस आर्बिट्रेशन सुपरवाइज करने के लिए, कोई और अगर एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद आर्बिट्रल, जैसे कोई विटनेस है, आपकी आर्बिट्रेशन हो रही है दिल्ली में और आप विटनेस बुला रहे हो लेट्स से राजस्थान से, तो जो विटनेस राजस्थान से दिल्ली आ रहा है उसको जो भी एक्सपेंस लगा है वो आप बेयर करते हो, तो ये हो गए अदर एक्सपेंसेस। ठीक है, देन इफ कोर्ट और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड्स टू मेक एन ऑर्डर एज टू पेमेंट ऑफ कॉस्ट, जनरल रूल ये कहता है कि जो अनसक्सेसफुल पार्टी होगी वो कॉस्ट पे करेगी सक्सेसफुल पार्टी को। कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोई डिफरेंट ऑर्डर भी पास कर सकता है रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑफ कोर्स, और कॉस्ट डिटरमाइन करते वक्त जो कोर्ट या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो किन सर्कमस्टांसेस को रिगार्ड करेगा? कंडक्ट ऑफ ऑल पार्टीज, ठीक है, और क्या किसी पार्टी ने सक्सीड किया है पार्टली, मतलब आधा सक्सीड किया है क्या पार्टी ने कोई फ्रिवलेस काउंटर क्लेम किया है लीडिंग टू डिले इन डिस्पोजल ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, मतलब किसी पार्टी ने कोई भी ऐसी काउंटर क्लेम कर दिया जो कि इतना नेसेसरी, जो कि इनवैलिड सा था, बकवास सा था, और उसकी वजह से अननेसेसरी डिले हो गया है प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, देन वेदर एनी रीजनेबल ऑफर टू सेटल डिस्प्यूट इज मेड बाय पार्टी एंड रिफ्यूज बाय अदर पार्टी, एक बहुत ही रीजनेबल ऑफर किया था डिस्प्यूटिंग पार्टी ने पर दूसरी पार्टी ने उसको रिफ्यूज कर दिया है, और कोई भी अगर बाकी ऑर्डर है जो कोर्ट करना चाहता है तो उस केसेस में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि पार्टी पे करेगी क्या? प्रपोर्शन ऑफ अनदर पार्टीज कॉस्ट, स्टेटेड अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अनदर पार्टीज कॉस्ट, कोई कॉस्ट जो आज के दिन तक लग रही है प्रोसीडिंग से पहले कोई कॉस्ट लगी थी तो कॉस्ट रिलेटिंग टू पर्टिकुलर स्टेप्स इन टेकिंग द प्रोसीडिंग्स, कॉस्ट रिलेटिंग ओनली टू अ डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट फ्रॉम और अंटिल अ सर्टेन डेट, और कोई एग्रीमेंट which has affect that a party is to pay whole or part of costs of arbitration in any event, ये तभी वैलिड होगा अगर एग्रीमेंट में ये डिस्प्यूट के बाद इन क्वेश्चन ये अराइज हो चुका है तो। देन टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को हम टर्मिनेट कर सकते हैं बाय फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टर्मिनेशन का ऑर्डर कब करेगा? वो तभी करेगा अगर क्लेमेंट विड्रॉ कर लेता है अपना क्लेम, अनलेस रिस्पॉन्डेंट जो ऑब्जेक्ट करता है, मतलब अगर क्लेमेंट विड्रॉ करता है तो रिस्पॉन्डेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, अगर रिस्पॉन्डेंट को ऑब्जेक्शन होता है देन वो उस हिसाब से जो भी अप्रोप्रिएट होता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल उस हिसाब से एक्शन लेता है। पार्टीज एग्री, मतलब दोनों पार्टीज एग्री करते हैं टर्मिनेशन के लिए,
आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देखता है कि इन प्रोसीडिंग्स को कंटिन्यू करना अब अननेसेसरी होगा या फिर इम्पॉसिबल होगा, और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो टर्मिनेट कर सकता है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स इन नेसेसिटी इन रिलेशन टू सेक्शन 33 एंड सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 34। अब इसमें ये सब वापस अगेन रिपीट करके दे रखा है। हमारा हम नेक्स्ट आते हैं करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड एंड एडिशनल अवार्ड। इसमें यही बात हो रही है कि अगर कोई भी गलती होती है जब भी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उस बीच में अगर कोई भी गलती होती है, कैसे कोई कंपटीशन एरर है, कोई क्लरिकल टाइपिंग करने में कोई भी एरर है, तो ये सारे एरर्स जो है वो आप कोई भी पार्टी अगर दूसरी पार्टी के नोटिस में लेके आते हैं तो आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल से रिक्वेस्ट कर सकते हो। कितने दिन में? 30 दिन के अंदर। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये करेक्शन आप कब तक आप रिक्वेस्ट कर सकते हो? 30 दिन के अंदर आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अगर इस टाइप का कोई एरर है या फिर पार्टीज ने एग्री किया है a party with notice to the other party, वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट कर सकता है टू गिव एन इंटरप्रिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक पॉइंट और पार्ट ऑफ अवार्ड। ठीक है, 4 पॉइंट्स लेके 4 पॉइंट में से किसी एक पॉइंट पे एक पार्टी रिक्वेस्ट करती है कि उसको कोई स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर इंटरप्रिटेशन चाहिए, तो वो भी 30 दिन के अंदर रिक्वेस्ट कर सकती है। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसिडर करता है कि रिक्वेस्ट जस्टिफाइड है तो वो करेक्शन या फिर इंटरप्रिटेशन कर देगा विद इन 30 days फ्रॉम रिसीट ऑफ रिक्वेस्ट, एंड इंटरप्रिटेशन शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड। इंटरप्रिटेशन को हम आर्बिट्रल अवार्ड का पार्ट बनाएंगे। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल करेक्ट कर सकता है कोई भी एरर, और वही 30 दिन के अंदर दोनों का भैया इंटरप्रिटेशन और करेक्शन उसको 30 दिन के अंदर ही करेक्ट करना है और देना है, विच विल फॉर्म पार्ट ऑफ द अवार्ड। और अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय पार्टीज, अ पार्टी विद नोटिस टू सच पार्टी मे रिक्वेस्ट विद इन 30 days फ्रॉम रिसीट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड कि अगर अवार्ड में कुछ एडिशनल क्लेम्स प्रेजेंट करना है, अगर कुछ एडिशनल लिखना है जो कि पहले ओमिट कर दिया गया था, तो उसके लिए भी पार्टी जो है वो 30 दिन के अंदर रिक्वेस्ट कर सकती है टू अनदर पार्टी। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कंसिडर करता है कि ये रिक्वेस्ट जस्टिफाइड है तो फिर वो ये सारे वो ये जो पार्ट जो ओमिट हुआ था ना, ये वाला जो पार्ट ओमिट हुआ था या फिर कुछ एडिशनल अगर लिखवाना था तो वो 60 days के अंदर अंदर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच रिक्वेस्ट उसको एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड इशू कर देगा। देन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक्सटेंड भी कर सकता है ऐसा पीरियड, दैट पीरियड ऑफ करेक्शन और इंटरप्रिटेशन, अगर उसको जस्टिफाइड या नेसेसरी लगता है तो। और ये करेक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड और एडिशनल आर्बिट्रल अवार्ड सेक्शन 31 अप्लाई होता है। अब ये सब वापस अगेन वही दे रखा है, हम एग्जांपल पे आ जाते हैं। राम और रहीम के बीच में आर्बिट्रेशन होता है, एक अवार्ड इशू किया जाता है और बट डिस्क्रिपेंसीज तब भी आ जाती हैं। ट्रिब्यूनल अपॉन रिक्वेस्ट अंडरटेक्स करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड। अगर कोई एम्बिग्यूटी या ओवरसाइट है तो ट्रिब्यूनल रेक्टिफाई करता है इन इशूज़ को टू इंश्योर क्लैरिटी एंड एक्यूरेसी। एडिशनली अगर मैटर को एड्रेस नहीं किया गया है इनिशियल अवार्ड सर्फेस में तो ट्रिब्यूनल एडिशनल अवार्ड भी इशू कर सकता है, सेटलिंग रिमेनिंग डिस्प्यूट्स। तो ये वैसा दे रखा है। अब आता है रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड। हमारे पास क्या क्या रिकोर्स अवेलेबल है, मतलब कि किन ग्राउंड्स पे हम आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर सकते हैं। ग्राउंड्स ऑन विच एप्लीकेशन फ्रॉम पार्टी इज रिक्वायर्ड। इनकैपेसिटी, अगर कोई भी पार्टी लीगल कैपेसिटी में नहीं है, वो लीगली किसी इनकैपेसिटी में थी, तो फिर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को हम वैलिड नहीं मानेंगे। देन वायलेशन ऑफ ड्यू प्रोसेसेस। इफ पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन वाज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस। अगर ए पार्टी है और बी पार्टी है और जो एप्लीकेशन का नोटिस है, मान लो बी पार्टी को प्रॉपर नोटिस नहीं मिला था, तो उस केस में भी जिसकी वजह से बी जो है अपने प्रॉपर प्रेजेंटेशन, अपने फैक्ट्स और स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट नहीं कर पाया, इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है इसमें एक वायलेशन आया है, और अगेन हम इसमें जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है इसको वैलिड नहीं मानेंगे। फिर आते हैं जुरिसडिक्शन इशूज़। इफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल exceeded its jurisdiction or conducted the proceedings not in accordance with arbitration agreement। अगर अकॉर्डिंग्स में नहीं हुआ फिर तो वायलेशन हुआ ही हुआ है, तब तो हम बिल्कुल इसे इनवैलिड मानेंगे। फिर आता है ग्राउंड्स ऑन विच नो एप्लीकेशन फ्रॉम पार्टीज रिक्वायर्ड। पहला पॉइंट है कॉन्ट्री टू टर्म्स ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। सब्जेक्ट मैटर जो है वो सेटलमेंट की केपेबल ही नहीं है, तो हम इसको इनवैलिड मान लेंगे। ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो भी हम इसको इनकेपेबल मान लेंगे, यानी कि अब ये वैलिड नहीं होगा। हम इसमें इन सब केसेस के बेसिस पे हम आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड कर देंगे। अब इसमें अगेन ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, एक दो केस लॉ दे रखे हैं, अगर आपको पढ़ना तो आप रीड कर सकते हो। Then finality and enforcement of arbitral awards. Subject to this part, an arbitral award shall be final and binding on parties. मतलब ये parties के लिए legally binding होता है और final होता है। Arbitral awards cannot be challenged after expiry of period mentioned in section 34। वो क्या था? 3 months, यानी 3 महीने के अंदर ही आप चैलेंज कर सकते हो। अगर ये पीरियड एक्सपायर हो गया फिर आप चैलेंज नहीं कर सकते। अब आता है इन्फोर्समेंट। आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने का जो टाइम पीरियड था, where the time for making an application to set aside arbitral award has been expired। अगर टाइम एक्सपायर हो जाता है तो फिर ऐसे अवार्ड को हम इन्फोर्स करते हैं इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स, या फिर जैसे कि कोर्ट को सही लगता है। ठीक है, जहाँ पे एप्लीकेशन टू सेट असाइड आर्बिट्रल अवार्ड हैज बीन फाइल्ड इन कोर्ट, तो इस एप्लीकेशन को फाइलिंग ऑफ सच एप्लीकेशन शैल नॉट बाय इटसेल्फ रेंडर द अवार्ड अनइन्फोर्सेबल। ये अवार्ड को अनइन्फोर्सेबल नहीं बनाएगा। ठीक है, अपॉन फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 फॉर स्टे ऑफ ऑपरेशन ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, कोर्ट क्या कर सकता है, वो ऐसी कंडीशंस जैसे कि उसको लगता है कि सही होगा वो ऐसे कंडीशंस लगा सकता है और फिर स्टे ग्रांट कर सकता है ऑफ द ऑपरेशन ऑफ सच अवार्ड।
provided that court shall, while considering application for grant of stay in case of an arbitral award for payment of money, have due regard to provision of content. मतलब वैसे लग रखा है कि सारा provisions के according ही होना चाहिए. और अगर court satisfied है कि arbitration agreement या फिर contract which is basis or award or making of award किसी fraud से या फिर किसी corruption से induced है, तो फिर वो award को unconditionally stay कर देगा. Then आगे बस की प्रोविजन ऑफ सेक्शन 36 ये सब वही है, बेसिक सा. अगेन थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर रखा है. अच्छा, इन्फोर्सेबिलिटी आर्बिट्रल अवार्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री इन विच इट इज मेड इन्फोर्सेबल एज डिग्री ऑफ कोर्ट. मतलब ये सब जो यहाँ पे लिखा था ये वापस से कर रखा है. अगर आपको एक रफ रीडिंग देनी है तो आप दे सकते हो. एंड हियर वी आर डन विद दिस चैप्टर. आई वुड से कि आप ये TYK के क्वेश्चन जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत बार ICAI यहीं से उठा के दे देता है और इन्हीं के बेसिस पे केस स्टडीज भी बना देता है. ईजी से ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है. एंड थैंक यू वेरी मच. एंड आई होप आपको कुछ वैल्यूडेशन हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा. डू शेयर योर फीडबैक एंड थैंक यू वेरी मच.